दोस्तों, हुनर हर किसी के पास होता है। बस सही समय बस सही समय पर उस हुनर की पहचान कराने वाला, उसको तराशने वाला और उसी हुनर के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला कोई एक मौका, कोई एक मंच मिलना बहुत ही ज़रूरी है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बस उन्हीं हुनर को पहचान कर उसके विकास के लिए मंच उपलब्ध कराती है। मुंबई, पूना, कोलकाता, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों के बस्तियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले उन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए काम करती है, जिनको अपने उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक जीवन कौशल्य और व्यावसायिक कौशल का विकास करने के लिए अवसर नहीं मिल पाते। संस्था कला, क्रीड़ा, मीडिया और अन्य 21वीं सदी के व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि 12 से 17 वर्ष के युवा अपने अंदर आत्मविश्वास, प्रेरणा और अपने गुणों का विकसित करें। संस्था ये भी प्रयास करती है कि व्यावसायिक कौशल्य के साथ-साथ विद्यार्थी अपने अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहे। 2002 से काम करने वाली ये संस्था ये भी मानती है कि चाइल्ड इन स्कूल हैज अ फ्यूचर, और इसलिए स्कूलों के सहयोग से कोरोना के इस मुश्किल वक्त में भी हमने पढ़ना और पढ़ाना जारी रखा, जिसका आज का ये लाइव सेशन भी एक अहम हिस्सा है। तो इस लाइव सेशन में जो जुड़े हुए दर्शक हैं, इन सभी का सलाम बॉम्बे की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों आज के इस सेशन से हम सबको कुछ सीखने और समझने का मौका जिसकी वजह से मिल रहा है, वो है हमारी सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी, जो युवाओं को पत्रकारिता, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, प्रिंट प्रोडक्शन और डिजाइन, कम्युनिकेशन, लेखन और इंटरपर्सनल स्किल को विकसित करने का एक मदद करती है। यह उन्हें संभावित व्यवसाय के रूप में भी मीडिया क्षेत्र के विभिन्न करियर की जानकारी देती है। 2010 में अपनी शुरुआत से मीडिया अकादमी ने 1600 से अधिक छात्रों को सेशंस, वर्कशॉप्स और एक्सपोजर के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण और कौशल्य प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण केवल यही नहीं रुकता, बल्कि इन्हीं प्रशिक्षण युवाओं को कॉलेज में जाने के बाद भी क्रिएटिव ड्रीम लैब कार्यक्रम के जरिए विभिन्न करियर के कोर्सेज का एडवांस लेवल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में युवाओं को इंटर्नशिप तथा जॉब के अवसर प्रदान करने की कोशिश भी संस्था करती है। सीखो, कमाओ और बढ़ो, इस एजुकेशन मॉडल से काम करने वाली इस मीडिया अकादमी का पहला वर्चुअल मीडिया एग्जीबिशन आप सभी को बहुत पसंद आएगा, ये हमें आशा है। दोस्तों, जो न देखे रवि वो देखे कवि। जो कोई नहीं देखता उसे एक राइटर देखता है। एक राइटर अपने अभ्यास की, अपने अनुभव की, कल्पना शक्ति की, अपने इमेजिनेशन की और अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं की अपने शब्दों के जरिए एक नई दुनिया का निर्माण करता है, जिसे डायरेक्टर, एक्टर और सैकड़ों क्रिएटिव लोग मिलकर रंगमंच पर, बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर दिखाते हैं। दोस्तों, आज की इस लाइव सेशन में आपके साथ बात करने के लिए, आपके सवालों के आधार पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही हर वक्त अपने शब्दों से नई दुनिया क्रिएट करने वाले बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार मिस्टर अशोक मिश्रा जी और रेखा निगम जी। आप दोनों का हम सब हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, रेखा निगम जी पिछले 40 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद से मेजर टेलीविजन नेटवर्क के लिए काम किया है। आपका लीडिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में 11 साल का अनुभव रहा है। आप लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हाउस में सीईओ भी रही हैं। टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे प्रोजेक्ट के लिए काम करते हुए यशराज फिल्म और विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन के लिए आपने एज एन राइटर काम किया है। परिणीता जैसी एक बेहतरीन फिल्म आपने बॉलीवुड को दी, और आपने लगे रहो मुन्ना भाई, लागा चुनरी में दाग, इन फिल्मों के लिए एसोसिएट स्क्रिप्ट राइटर भी रही हैं। एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन और फिल्म और फीचर फिल्म्स के लिए आपने क्रिएटिव हॉटस्टॉप ये खुद की कंपनी भी शुरू की है।
दोस्तों मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि रेखा मैम ने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए एक बेहतरीन गाना भी हमें लिख कर दिया है, जिसका नाम है लाइफ से पंगा मत ले यार, जो आपने सैकड़ों बार सुना होगा और एंजॉय भी किया होगा। तो रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ बहुत ही अनुभवी स्क्रिप्ट राइटर भी जुड़े हैं, मिस्टर अशोक मिश्रा जी। आपने 1982 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3 साल का नाट्य प्रशिक्षण पूर्ण किया। आपने अपने रंगमंच शिक्षा अनुभव के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और आज आपको एक फिल्म राइटर, लिरिसिस्ट और डायरेक्टर के रूप में जाना और माना जाता है। आपको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा इन फिल्मों के लिए बेस्ट डायलॉग 2008 से भी सम्मानित है। बॉलीवुड में एज एन राइटर आपका योगदान बहुत ही शानदार रहा, जिसमें आपने समर ये एक बेहतरीन फिल्म लिखी, जिसको आदरणीय श्याम बेनेगल जी ने डायरेक्ट किया है। साथ ही आपने नसीम, भवंडर, दुर्गा, कभी पास कभी फेल, भैरवी, देवी अहिल्या, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा इन फिल्मों के स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी और लिरिक्स जैसे अलग अलग राइटर के रूपों में काम किया। दोस्तों मैं आपको एक इनके बारे में भी जरूर बात बताना चाहूंगा कि अशोक मिश्रा जी ने सलाम बॉम्बे थिएटर एकेडमी के रेपर्टरी कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्शन जो हुआ, चलती का नाम गाड़ी, ये जो किशोर दा की हिंदी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, इसको थिएटर अडेप्टेशन भी सर ने किया है। साथ साथ हमारे मीडिया एकेडमी के बच्चों के साथ फिल्म राइटिंग के ऊपर भी एक वर्कशॉप किया है। तो अशोक सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों स्क्रीन राइटिंग के संबंध में कई सारे सवाल आपके मन में हैं। उन्हीं सवालों को लेकर आज विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ जुड़ी है खुशी शर्मा। आप सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी की एक अलुमनाई स्टूडेंट है, राइटिंग में बहुत रुचि रखती है और आप अभी 10वीं कक्षा की छात्र है। दूसरे हमारे विद्यार्थी प्रतिनिधि है प्रिंस गुप्ता। आप भी सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया एकेडमी के एक अलुमनाई स्टूडेंट है और आप भी 10वीं कक्षा की छात्र है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये बातचीत खुशी शर्मा के इस पहले सवाल से। खुशी शर्मा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर और मैम, मैं और मेरे कई सारे फ्रेंड्स आपसे लेखन कौशल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल रेखा मैम और अशोक सर आपसे है कि लिखते समय हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उसको कैसे पहचानें? लेखन कौशल को डेवलप करने के लिए क्या करें? कुछ आप ऐसे अपने अनुभव बताइए। सर आप पहले लेना चाहेंगे या मैं बोलूं? आप बताइए जैसा आपके लिए। अशोक जी, आप बताइए। म्यूट पे है सर। आप पहले कहना चाहेंगे? म्यूट पे है सर आप। हाँ, आप बोलिए, आपको मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप निराश नहीं होंगे सुनकर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, मैं तो ये कहना चाहूंगी सिर्फ कि लिखने की शुरुआत जो है वो हमेशा और हमेशा अपने को अभिव्यक्त करने की तड़प से होती है। कोई ऐसी बात आपके अंदर कुलबुला रही होती है जो बाहर निकलने को बेकरार रहती है, जिसको कहे बगैर आप रह नहीं सकते, जो आपको रात भर बेचैन रखती है, आप सो नहीं पाते। जब उस लेवल तक अंदर कुछ अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, तभी सचमुच सही और अच्छा लेखन होता है। और उसमें यह है कि वो कुछ भी हो सकता है, जो आपकी अभिव्यक्ति की तड़प है वो कुछ भी हो सकती है। अगर आप कम उम्र के हैं, आपको प्यार हो गया, किसी से रोमांस हो गया, तो वो भी एक तड़प है अपने को अभिव्यक्त करने की। और हम सबको मालूम है कि जब पहली बार प्यार होता है तो अचानक हम रोमांटिक गाने सुनने लगते हैं, रोमांटिक कविताओं पे ध्यान जाने लगता है जो पहले नहीं गया था, और अंदर ही अंदर कुछ कुलबुला रहा है जिसको कहना है किसी से, किससे कहा जाए। तो या तो वो रोमांस की बात होती है, कभी कभी अभी अभी खुशी ने कहा कि वो गरीबी पर एक फिल्म बना रही है। कभी कभी क्या होता है कि गरीबी आपको इतना त्रस्त कर रही है कि आपके मन में एक बवंडर उठ रहा है कि ये ऐसा क्यों है कि मेरे पिता की जितनी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह एक शाम में एक परिवार खर्च कर देता है। ऐसा क्यों है? जब आपके अंदर ये सवाल आपको खलबला देंगे तो आप शायद फिर गरीबी पर कुछ सोचने और कुछ लिखने को मजबूर हो जाएं।
उसी तरह हो सकता है कि आप जैसे एक लड़की हैं, आपके मन में ये बार बार उठे कि मेरे लिए नियम अलग क्यों है, मेरा भाई क्यों देर तक बाहर रह सकता है, मुझे क्यों कहा जाता है कि शाम ढले घर आ जाओ, ऐसा क्यों होता है कि मुझसे अपेक्षित है कि शादी के बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सबकी सेवा में लग जाऊंगी, यस मैम। जो पराए हैं उनको भी अपना मान लूंगी, लेकिन मेरे पति ऐसी भावना मेरे फैमिली के प्रति नहीं रखेंगे। तो ये सवाल जब उठते हैं और खलबलाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब कहने की भी जो तड़प उठती है, तब दरअसल लिखने की शुरुआत होती है। वो कहा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, पता नहीं आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि नहीं, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, बही आंखों से जो चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। क्योंकि वही है जो सचिन ने शुरू में कहा कि जो जिसे देख न पाए रवि वो कह जाए कवि, जो किसी को नहीं पता होता। तो वो अपने अंदर की भावनाएं हैं, लिखने की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे फिल्म हो, सब अभिव्यक्ति के माध्यम है। लेकिन फिल्मों के लिए कुछ चीजें बहुत ही मैंडेटरी हैं। सबसे पहली एक चीज जो मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, कभी कभी मेरे बड़े बड़े जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह थोड़ा सख्ते में आ जाते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आपको लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों की जिंदगी के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है, तो प्लीज आप ना फिल्मों में आइए ना मीडिया जगत में आइए। अगर आप अपनी धुन में मगन हैं, आप अपना फोन लेकर बस गेम खेलना चाहते हैं, आप अपना नेटफ्लिक्स पर बिंज करना चाहते हैं, आपके सामने कोई नौकर आके या प्यून आकर चाय रख देता है, आपके मन में ये नहीं होता है कि इस आदमी के मन में क्या हो रहा होगा, ये कैसे सपने देखता होगा, इसकी जिंदगी क्या होगी। मेरे साथ ये है कि जब मैं स्कूटर रिक्शा में जाती हूँ तो सब लोग मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि जब तक मेरा सफर खत्म होता है तब तक मुझे रिक्शा ड्राइवर की पूरी जिंदगी के बारे में पता होता है, कि वो कौन से गांव से है, उसको क्या तकलीफ है, वो बंबई में कब से है वगैरह, उसकी पूरी आत्मकथा। ये एक क्यूरियोसिटी सबके बारे में, लोगों के बारे में, अपने कभी कभी अपने माँ बाप को भी एक एज पर्सन देखिए, व्यक्ति के रूप में, कि क्या ये सिर्फ मेरी माँ है और सिर्फ मेरे पिता है, ये इनके क्या सपने रहे होंगे, कभी ये भी तो छोटे रहे होंगे। तो ये जो क्यूरियोसिटी है सबके बारे में जानने की, कि किसी के सपने क्या है, किसी के दिल में क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो क्या है जो ये व्यक्ति कह नहीं रहा है। हर आदमी कुछ कहता है दुनिया के सामने, समाज के सामने, आपसे जब मिलता है तो कुछ कहता है, आप पूछते हैं हाउ आर यू, कहते हैं आई एम फाइन। वो ये नहीं बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही मुश्किल समय गुजर रहा है, उसकी सैलरी आधी हो गई है पैंडेमिक की वजह से, घर में बीवी से झगड़ा हो रहा है और मकान मालिक निकालने की धमकी दे रहा है, वो ये नहीं कहता, वो कहता आई एम फाइन। तो वो जो नहीं कह रहा है उसके बारे में भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है, तभी आप मीडिया के जगत में आइए, वरना आप बख्श दीजिए इसको, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि लोगों के मन मस्तिष्क में घुसकर, और जो उसके अंदर जो राज दफन है, जो वो नहीं बताना चाहता है, उसको जो लोग जानना चाहते हैं, उसको जो जानने की जिनमें जबरदस्त क्यूरियोसिटी होती है, और बाद में वो अनकही कहानियां सुनाने का जिनकी तड़प होती है, वो लोग जो है फिल्में लिखते हैं, उन्हीं को लिखना चाहिए। और बाकी जो बाकी क्या आपने पूछा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या करना चाहिए क्या? यस मैम। हाँ, तो आपने पूछा कि और लेखन कौशल को मांझने के लिए अपने आर्ट को क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें इसमें हैं। अगर आप फिल्म राइटर और राइटर बनना चाहते हैं, तो एक तरफ है कि आपका ये जबरदस्त जज्बा कि हाँ मुझे एक्सप्रेस करना है अपने को, मुझे अभिव्यक्त करना है, तो वो जज्बा इतना स्ट्रांग हो कि आप आसानी से हार ना माने। 2-3 लोग आपके काम को रिजेक्ट कर दें तो ये नहीं कि आप कहें हटाओ यार, फिर तो मैं बैंक ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर आपका बैंक में ही रहना ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में ये है कि मुझे लोग बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे पास कहने को है वो कथ्य इतना स्ट्रांग है, उसको दुनिया तक पहुंचना ही चाहिए। जब आपके मन में ये है तो ये मैंडेटरी है कि पहले आपके मन में ये जबरदस्त जज्बा हो, फिर ये है कि आप में मेहनत करने की अपार क्षमता हो। तो ये तो आदरणीय अशोक जी भी बताएंगे कि जैसे परिणीता की मैंने 19 ड्राफ्ट लिखे हैं उस फिल्म के, मतलब और सभी लोगों को लिखने पड़ते हैं।
पता चला कि अरे अब हम लोग छोटे मोटे एक्टर को ले रहे थे गिरीश के रूप में, फिर संजय दत्त आ गए, अभी इतने बड़े एक्टर आ गए तो फिर उनको और थोड़े डायलॉग देने पड़ेंगे, तो फिर से पूरा लिखो। और आपको पता है एक सीन अगर बदलो तो पूरी फिल्म बदलती है, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि राइटर दारू पी के शाम को और बस कुछ डायलॉग बोल देता है और इधर उधर लिख लेता है, सॉरी। अगर आप देखेंगे कितनी सारी पोथियां एक एक फिल्म की बनी हैं तो पसीना आ जाएगा, वो मेहनत करने को अगर तैयार हो, ये है। और फिर आपका एक अपना क्राफ्ट है, जो आपने लेखन कौशल्य की बात की, तो एक ये क्राफ्ट भी है, ये खाली आर्ट नहीं है कि आपके मन में है कि हाँ मुझे रोमांस पे कहानी लिखना है, कहानी अपने आप लिख जाएगी, नहीं, कई बार लिखना पड़ेगा, उसका एक एक शब्द मांझना पड़ेगा, उसका सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हाँ, उसके लिए आपका अपना क्राफ्ट है, जिसके लिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो रोज डायरी लिखिए। जिसे भी फिल्म लिखना हो आगे जाकर, वो रोज डायरी लिखे अपनी। दूसरी बात है, आप, मैं कहती हूँ कि इसके 4 नियम हैं। पहली चीज है कि सी 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 सी, यानी देखिए 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 देखिए। जितनी फिल्में आप देख सकते हैं, मलयालम फिल्में देखिए, तमिल फिल्में देखिए, कोरियन फिल्में देखिए, इंग्लिश फिल्में देखिए, उड़िया फिल्में देखिए, असमिया फिल्में देखिए। सी 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 सी, ये सबसे पहला रूल है। दूसरा है रीड 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 रीड। हमारे देश में सारे इतना खजाना बड़ा भरा हुआ है, सबसे पहले अपनी मातृभाषा का साहित्य पढ़िए। मैं हमेशा कहती हूँ, लोग हंसते भी हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी तो मातृभाषा है। तो उसके लिए ये है कि हर चीज अंग्रेजी से नहीं मिलती है। पहले अपनी मातृभाषा का साहित्य पढ़िए। अगर आपने अपनी मातृभाषा का साहित्य नहीं पढ़ा तो आपने खुद को जाना ही नहीं। तो पहले तो अपनी मातृभाषा, जो भी आपकी मराठी है, गुजराती है, बांग्ला है, अपनी मातृभाषा का साहित्य पढ़िए। उसके बाद अपने देश की सारी भाषाओं का साहित्य, जो भी ट्रांसलेशन में आपको अवेलेबल हो, वो पढ़िए। अब मुझे परिणीता लिखने में इतनी आसानी हुई क्योंकि मैं बचपन से बांग्ला साहित्य की दीवानी थी। मैंने सारा बांग्ला साहित्य चाट रखा था 12 साल की उम्र तक, और मुझे सारे नाम, वहां की भाषा, वहां के छोटे छोटे शब्द, वहां के कैरेक्टर्स के नाम, शहरों के नाम सब मालूम थे, क्योंकि सब बंकिम चंद्र और शरद चंद्र और सारे विमल मित्र और शंकर और सबको वो क्या तरुण क्या नाम है उनका, सरनेम भूल गई मैं, उन सबको पढ़ पढ़ के वो तो जिन्होंने लिखा है खरीदी हुई कौड़ियों के मोल वगैरह, विमल मित्र, सबको पढ़ के घोट लिया था। बाद में मलयालम पढ़ा बहुत, गुजराती बहुत पढ़ा। तो जो भाषाएं आपको एक्सेसिबल हो, रीड 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 रीड। तीसरी चीज है नोटिस 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 नोटिस। जब आप ट्रेन में के कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका स्क्रीन राइटिंग कोर्स वहां आपको मिलेगा। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो प्लीज अपना मोबाइल लेकर उसमें वीडियो मत देखें। जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो आप सबको देखें आसपास और हर कैरेक्टर की कहानी को इमेजिन करें। ये मेरा सचिन बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है जवाब? मैं क्या बीच में काट लूं? थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट हो रहा है? नहीं मैम, लेट मी नो हाँ, अगर ज्यादा हो रहा हो। मुझे पता नहीं समय कितना है आपके पास। है हमारे पास। अच्छा ठीक है। नहीं, अभी अशोक जी को भी बोलना है। तो ये मैं बोलती हूँ, नोटिस 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 नोटिस, सबको नोटिस करिए अच्छे से, और उसके बाद राइट 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 राइट। यू आर अ राइटर, सो जस्ट गो ऑन राइटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये 4 नियम है अपने कौशल्य के लिए। एक और काम करिए कि आप कहीं भी कुछ देखिए, जैसे आप किसी पार्टी में गए हैं, घर आकर अपने सब फ्रेंड्स को पूरी वो बात किस्सा सुनाइए एंटरटेनिंग तरीके से, ऐसे कि उनको मजा आ जाए, उनको लगे कि हाँ मैं भी उस पार्टी में था। कभी माँ बाप को, सबको अपना ऑडियंस समझिए और सबका ऐसा मनोरंजन करिए कहानियों से कि आपको पता चलेगा उसी से कि आप में कहानी कहने की कला है। तो ये अपना क्राफ्ट है जिसको मांझना पड़ता है। तो मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया। आपने 4 नियम भी हमें बहुत अच्छे से बताए। अशोक सर, क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जरूर।
सर म्यूट म्यूट अनम्यूट करिए कीजिए। रेखा जी ने बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई। जो मुझे इसमें थोड़ा जोड़ना है वो ये जोड़ सकता हूँ मैं कि मेरा विचार है कि हर आदमी लेखक होता है, अंदर से उसके अंदर एक लेखक होता ही होता है। वो उसको माँ देती है, माँ बनाती है उसको लेखक। माँ बहुत सारी कहानियां सुनाती है, माँ बहुत गाइड करती है उसको, और एक तरह का वो उसके इसमें एक रचने की और लिखने की शक्ति पैदा होती है। कथा को पकड़ने की शक्ति पैदा होती जाती है बचपन से, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर का लेखक डेवलप होता जाता है। लेकिन सब लिखते नहीं हैं, लिखते कुछ ही लोग हैं। कुछ ही लोग वो लिखते हैं जो किसी घटना से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, जैसा कि रेखा जी ने भी कहा, उद्वेलित होना। तो आप जब कोई घटना देखते हैं तो आप उससे उद्वेलित हो जाते हैं। उस उद्वेलन में आपके अंदर से कविता फूटती है, कहानी फूटती है, नाटक फूटता है। और लिखने लिखने की कला, अगर आपको बढ़ाना है, उस कला को, आपको अपनी कला को बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कितना आपके अंदर करंट है जीवन जिंदगी को लेके, कितना करंट बह रहा है आपके अंदर जिंदगी को पूरी, जो आपके इर्द गिर्द है। किसान आंदोलन हो रहा है तो उसका कितना करंट आपके अंदर बह रहा है कि नहीं बह रहा है? इस बात का कितना करंट बह रहा है आपके अंदर? ये अगर नहीं बह रहा है तो आप अच्छे लेखक तो हो सकते हैं, पर अच्छे लेखक नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी पक्षधरता नहीं है किसी के प्रति। तो पक्षधर होइए। किसके प्रति आपको पक्षधर होना है? पूंजीपतियों के या सामान्य जन के, अमीर के कि गरीब के? अब देखे होंगे बहुत सारे राइटर हैं जो करोड़ों पति हैं, अरबों पति हैं दुनिया में, हमारे यहाँ भी। उनका उनका वो उनकी वो पक्षधरता थी। कई राइटर हैं जो बड़े महान राइटर हैं, बड़े गरीब रहे हैं, उन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ा, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। सिनेमा में बहुत सारे राइटर लिखने के लिए आए, महान महान राइटर लिखने के लिए आए, जिसमें आपने प्रेमचंद का नाम सुना होगा, वो लिखने आए, मुंशी प्रेमचंद। फिर नागर जी आए, अमृतलाल नागर। फिर अपने फणीश्वर नाथ रेणु आए। बहुत सारे हिंदी के बड़े महान राइटर आए, मंटो आए, पर ये सब कुछ दिनों के बाद छोड़ के चले गए। उनको लगा कि सिनेमा की जो राइटिंग है उसके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। प्रेमचंद को लगा कि उनकी डिग्निटी कम हो रही है। जैसा भी जिसको लगा, वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने। फणीश्वर नाथ रेणु ने शायद तीसरी कसम ही एक फिल्म उनकी कहानी पे बनी थी। मगर ऐसे ऐसे राइटर, अगर आपके पक्षधरता गरीबों के तरफ है, किसानों के तरफ है, तो ये मेरे विचार में सही पक्षधरता है। मैं अपना मूल्यांकन करूं, कई लोग मुझे कह सकते हैं कि नहीं आप ये कैसे कह सकते हो, मेरा विचार ये है कि ये पक्षधरता ही सही है जो गरीबों के प्रति हो, निम्न वर्ग के प्रति हो, शोषितों के प्रति हो, दमितों के प्रति हो। ये पक्षधरता के साथ आप लिखें तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा सक्सेस होंगे। हो सकता है आपको पैसे कम मिले सिनेमा में भी, साहित्य में भी, लेकिन अब लेखक बड़े होंगे, अब आपको चुनना है। तो ये पक्षधरता चेक कीजिए। फिर आपके अंदर एक बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अगर आप हंसा नहीं सकते तो आप इंसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ जानवर हैं जो हंसते नहीं। तो अगर आप हंसा सकते हैं, वो होना लेखक के अंदर बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहते हैं अपन।
हंसने हंसाने की क्षमता, वो डेवलप कीजिए। मैं अभी तक उसके लिए चुटकुले पढ़ता रहता हूँ, लतीफे पढ़ता हूँ। जहाँ भी हंसी की कोई चीज होगी मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। चुटकुले पढ़िए, लतीफे पढ़िए। आजकल अपने मोबाइल में बहुत सारे जोक्स आते रहते हैं, यस सर। लेकिन मैं उसमें चूज करता हूँ। जो लोग पत्नियों को पे जोक बनाते रहते हैं, एक की पत्नी ने उसको ये किया तो पति हर बार पत्नी को टारगेट करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जोक्स होते हैं ना, यस सर। और उसको उसको औरतें भी इंजॉय करती हैं। मैं ऐसे जोक पसंद नहीं करता। कोई मुझे भेजता है तो मैं मना कर देता हूँ, मैं स्त्री विरोधी जोक मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे मत भेजिए। तो ये आपके अंदर पक्षधरता होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए, उसको डेवलप करिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा कॉमेडी फिल्म ही लिखें, आप ट्रेजिक फिल्में भी लिखेंगे तब भी आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, भले वो कहीं इस्तेमाल ना हो फिल्म में। वो एक अच्छे रचनाकार की निशान। जितने बड़े महान लोग हैं आप देखेंगे, उन सब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, सज्जित रे हो, श्याम बेनेगल हो, इन सब का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो ये डेवलप करिए, पढ़िए, लिखिए, घूमिए फिरिए। तो बहुत अच्छी बात आपको इन्होंने बताई रेखा जी ने, ये तो है ही है। और एक बेहतर इंसान बनिए, बेहतर लेखक बनने के लिए खुद चोरी मत करिए। कोशिश, चोरी के बिना जिंदगी नहीं चलती, चोरी करना पड़ता है। कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं जो चोरी ना करता हो, मैं भी करता हूँ, पर कितनी मात्रा में करें, कम से कम उसकी मात्रा कम करिए। झूठ मत बोलें, झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन उसकी मात्रा कम कीजिए। और जो अपने प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि ऐसा झूठ बोलने में हर्ज नहीं है जिससे किसी की भलाई होती हो। तो ऐसे कुछ नियम कायदे जिंदगी के हैं जो मुझे लगता है कि सही है, मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए। टाइम के पाबंद रहिए, जिंदगी में भी, लिखने में भी। कई लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं जब मूड बनेगा तब लिखेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, लिखिए आप रोज, मूड हो चाहे ना हो, चाहे खराब लिखिए, लिखिए जरूर 1-1.5 घंटा रोज। अगले दिन भले उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि नहीं, बात नहीं बनी, कोई मजा नहीं आया। तो डेली लिखना जरूरी है। खासकर डिमांड राइटिंग जहाँ होती है, जैसे सिनेमा, सिनेमा में ये है कि पहला ड्राफ्ट आप देंगे भाई कितना, कितने टाइम में, 2 महीने बाद, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा रहता है सेकेंड ड्राफ्ट की डेट। तो डिमांड राइटिंग है। तो डिमांड राइटिंग में पंक्चुअल होना भी बड़ा एक क्वालिटी होती है। अगर आप पंक्चुअल होंगे तो आप राइटर अच्छे माने जाएंगे, अच्छे होंगे। तो इन चीज़ों के साथ अपना कौशल डेवलप करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि खुशी और प्रिंस, ये सब लोगों के अंदर एक तरह का फायर, एक तरह का एनर्जी देखता हूँ मैं हमेशा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं, और लिखना एक बहुत अच्छा काम है, बहुत इंटरटेनिंग है। अगर अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपको मेहनत खटकती नहीं, चाहे आप 20 ड्राफ्ट बनाएं चाहे 40 बनाएं। अगर अच्छा सुर में गाड़ी जा रही है, डायरेक्टर के साथ आपकी बढ़िया ट्यूनिंग है, तो वो मेहनत नहीं लगती, वो मेहनत नहीं होती, वो कला में बहना होता है। जिनके लिए काम होता है उनको मेहनत लगती है। आप ग्रो कर रहे हैं अगर स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में ग्रो करने की हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। आप जितने ड्राफ्ट लिख डालिए, 100 ड्राफ्ट भी लिखेंगे तब भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी राइटिंग में हमेशा बरकरार रहती है। तो अगर आपको मजा, अच्छा जब मजा आ रहा होता है तो हो सकता है 3 ड्राफ्ट में ही बात बन जाए, 4 में ही बन जाए। कुछ परिस्थितियों की वजह से चेंज होता रहता है, जैसे कि रेखा जी ने कहा, तो ठीक है, वो पार्ट है। अगर आप टीम में शामिल हैं और टीम में आपको मजा आ रहा है और सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो एक सुर में बह रहे हैं सब लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे एक बात कहनी है इसमें जी कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़े से अपने अनुभव से ये बात जोड़ना चाहूंगी इसमें जी कि कभी ट्यूनिंग नहीं होती है डायरेक्टर के साथ,
और कभी आप बड़े तकलीफ में लिख रहे होते हैं कुछ कारणवश, तो भी लिखते रहिए, तो भी मैदान छोड़कर भागिए मत। कभी कभी ये होता है कि फिल्म में बाकी सब गलत हो रहा है, लेकिन आपकी राइटिंग सही हो जाती है और उसकी वजह से वो फिल्म फिर भी बच जाती है। इसलिए आपका ये धर्म है कि आप अपनी राइटिंग मत छोड़िए, आप लिखते जाइए, आप लगे रहिए उसमें। जो लगे रहो मुन्ना भाई कहा था, वैसे लगे रहो राइटर भाई, लगे रहिए, आप छोड़िए मत। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी, खुशी आपका वीडियो, खुशी आप है क्या? हेलो आप खुशी। चाहें तो मैं सेकंड सवाल पूछ सकती हूँ। प्रिंस, अगला अगला सवाल आप पूछिए। अनम्यूट करो खुद को प्रिंस, अनम्यूट करो। चलो सर, मेरा अगला सवाल है कि कोई भी फिल्म लिखते समय कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए? कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, ये आप सबसे पहले तो आपको लिखने पे ध्यान देना चाहिए और क्या लिखना है इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर क्या लिखना है मालूम है तो कैसे लिखना है मालूम पड़ जाएगा आपको। क्या लिखना है ये मालूम होना चाहिए। जैसे रानू मंडल पे आप फिल्म लिख रहे हैं, है ना? अब हाँ, अब इसमें क्या क्या लिखना है अगर आपको मालूम हो तो कैसे लिखना है आपको मालूम पड़ जाएगा। कैसे की चिंता मत करिए, क्या की चिंता करिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप रानू मंडल से मिल के आइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको और क्या क्या लिखना है और इजी हो जाएगा राइटिंग। जी जी इसमें एक बात जोड़ूंगी, जी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि उसी तरह जैसे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना खुद मरे जी। कोई आपके आपके जगह कोई मर कर आपको स्वर्ग नहीं दे सकता। सलमान खान ने एक्सीडेंट किया, अपनी जगह अपने ड्राइवर को जेल में भेज दिया, लेकिन राइटिंग में ये नहीं हो सकता। राइटिंग में आपके लिए कहीं छुपने की जगह नहीं है, इसलिए ये आपको खुद ही करना है। ये बात पहले अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ जो कुछ करना है ये खुद ही करना है। तो इसलिए अगर आप इंडिपेंडेंट कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जैसे आपने बताया आप रानू मंडल पे लिख रही हैं, आप किसी भिखारी पर लिख रही हैं, तो सबसे पहला तो वही होता है, वो आइडिया का जनरेशन। सर से भी ये बात हम लोग सुनना चाहेंगे कि वो आइडिया जो फिल्म के लिए आता है, सबसे पहले तो होता है कि आइडिया क्या है आपकी फिल्म का, आपकी कहानी क्या है, कहानी का सार तत्व क्या है, यानी एसेंस क्या है आपकी कहानी का। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है कि आप अपनी जो भी मन में कहानी है उसको 2-3 लाइनों में लिख के रखिए, 2-3 लाइनों में लिख दीजिए उस कहानी को, ताकि आप पहुंच सकें अपनी ही कहानी के सार तत्व तक, कि मेरी कहानी का सार जो पूरा निचोड़ है 2-3 सेंटेंसेस में वो क्या है। तो ये इसके लिए आपको तय करना है कि कौन सी कहानी है जो आपके दिल को छू जाती है, कौन सी कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देती है। जैसे सर ने बात की किसान आंदोलन की, वहां के कई दृश्य ऐसे हैं जो कि झकझोर के रख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये कोई चीज जो आपको झकझोर रही है, कोई चीज जो आपकी आंखों में बरबस आंसू ला रही है, और कोई चीज जो आपके मर्म को छू गई है बिल्कुल, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे आपने जिंदगी में देखा हो या आपने ट्रेन की खिड़की से देखा हो, कोई चीज है जिसने आपको उद्वेलित कर दिया है, और शुरुआत हमेशा वहीं से होती है। या कोई किताब आपको इतनी अच्छी लगी कि आपको लगा कि इस किताब पर एक फिल्म बननी चाहिए, तो उस किताब का भी सार तत्व आप 2 लाइनों में 4 लाइनों में लिखिए अपने लिए। पहले अपने लिए लिखिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। वो 4 लाइन से उसको 1 पेज का करिए, 1 पेज से 2 पेज का करिए, और धीरे धीरे कहानी बढ़ाइए। वो कहानी पूरी की पूरी आपके अंदर से निकल कर आनी चाहिए। वो सर ने जैसे कि कहा कि वो आपको पता है कि मुझे ये कहना है, फिर धीरे धीरे आप टटोल टटोल कर समझेंगे कि कैसे लिखना। शुरुआत तो वहीं से होती है। खुशी आप म्यूट पे चली गई थी, तो आपका दूसरा सवाल प्रिंस ने पूछा, आप तीसरा सवाल पूछिए। हाँ सॉरी सर, मैं माफी चाहती हूँ कि सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि कोई भी फिल्म लिखते समय पहले कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
और उसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए? वही बात, उसी का जवाब मैंने अभी दे दिया बिल्कुल, कि ये शुरुआत जस्ट अभी हमेशा, हाँ, अभी सवाल जस्ट पूछा, इसके हाँ, बाद पूछिए। इसके बाद और वाला नेक्स्ट सवाल पूछिए आप, क्योंकि ये वाले सवाल का जवाब यही है कि हुँ, शुरुआत हमेशा उस उद्वेलित, उस आंदोलित करने वाले ख्याल से होती है, उस सब्जेक्ट से होती है, उस कहानी से होती है जो आपके मन में घुमड़ रही है, उमड़-घुमड़ रही है, और उसको कहना आपके लिए एकदम मजबूरी बन गया है। फिर उसको एक सार तत्व के रूप में 2-3 पंक्तियों में लिखिए, उसके बाद उसको बढ़ाते जाइए धीरे-धीरे, जब तक कि वो एक पूरी कहानी की शक्ल न ले ले। शुरुआत वहीं से होती तो अशोक सर, तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि आप जब भी कोई फ़िल्म की रचना करते हैं, तो आप कहानी और सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हमारे यहाँ कहानियों की कमी नहीं है दरअसल। भारत में बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं और हमारे सिनेमा जगत को कहानियाँ नहीं मिलती हैं, दुर्भाग्य है। वो नहीं जानते कि कहानी नहीं मिल रही है यार, नहीं कोई अच्छी नई कहानी हो तो बताओ यार। जबकि हजारों लाखों करोड़ों कहानियां हैं। सज्जनपुर का डायलॉग मैंने यहीं से, फिल्म का पहला डायलॉग ही यहीं से शुरू होता है कि बॉलीवुड में कुर्ता फाड़ रहे हैं लोग, कहानी नहीं मिल रही है, राइटर कुर्ता फाड़ रहे हैं, डायरेक्टर एक ही फिल्म को 2-2 3-3 बार बना रहे हैं। यहीं से शुरू किया था मैंने वो फिल्म लिखना। तो ये कहानी हमारे पास बहुत है, हमारे पास आंख नहीं है। आंख रखिए, दिमाग रखिए और घटनाओं को देखिए। मैं तो घटनाओं को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जैसे किसान आंदोलन, इस सब का सबसे बड़े मुद्दे पर ही हम बात करें, ये यस सर। किसी भी बेहतर फिल्म से अच्छी फिल्म चल रही है। हमारे यहाँ फिल्में बड़ी पोंगी हैं इसके सामने। अगर आप देखिए किसान आंदोलन का कोई भी एपिसोड, कहीं से भी, किसी का भी बात, किसी की का भी भाषा, तो आप उस पर अटक जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे सिनेमा देख रहे हैं। जैसे मुझे राकेश टिकैत बहुत पसंद है। उनमें एक तरह की मानवीय पवित्रता दिखती है मुझे, किसानी भोलापन दिखता है, सच की तरफ खड़े रहना दिखता है। मुझे वो एक करेक्टर मिल रहा है। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, हो सकता आगे चल के कुछ हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन अभी जो मुझे लोग लगते हैं, जैसे एक लड़की है जिससे मैं आजकल बहुत इम्प्रेस हो रहा हूँ, पूनम नाम की लड़की है। वो बड़ी फायरी लड़की है। वो कुछ एथलीट में शूटर रही है बड़ी, वो उस आंदोलन का पार्ट बन गई है। और आप उसके विचार सुनिए। वो लड़की मुझे लगता है कि किसी फिल्म की नायिका होनी चाहिए मेरे। टिकैत जैसा कोई किसान लीडर होना चाहिए मेरे लिखने में। तो मेरे दिमाग में कहानी बनती जाती है। बूढ़ों को देखिए, स्त्रियों को देखिए, बच्चों को देखिए, एक सिनेमा दिखता है आपको। अगर आप जैसे भी, सिर्फ यही एक घटना नहीं, और भी बहुत सारी घटना। जैसे नासिक से कल बंबई के लिए किसान रवाना हुए, आपने देखा होगा, उसका जुलूस दिखाया गया। मेरे लिए वो एक कहानी है। उसमें जो चल रहे हैं, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ। वो क्या बात कर रहे हैं मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। वो इतनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो क्या क्या उनके बीच में हो रहा होगा, उनके दिलों में। वो अगर मैं वो जान जाऊं तो एक बेहतरीन फिल्म लिख सकता हूं। ऐसी हजारों घटनाएं मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं, आप सबके इर्द गिर्द चल रही हैं। आप चूज करिए कि आपको किस पे लिखना है ना। यस सर। इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी कि सर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, एक बड़ी आदर्श स्थिति का उन्होंने बयान किया है कि जहां पर सच्ची कहानियां जो जमीन से उगती हैं, जो किसानों से आती हैं। मेरे भी फेवरेट राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनका लिखा हुआ हर शब्द मुझे कंठस्थ है बिल्कुल। जी मैं जी। बहुत उनकी दीवानी हूँ, उनकी सारी कहानियां पढ़ चुकी हूँ, रो चुकी हूँ खूब, जबरदस्ती लोगों को सुना चुकी हूँ कहानियां। लेकिन एक सच्चाई भी है हमारी फिल्म जगत की। एक समय था कि जब डर्टी पिक्चर और ये फिल्में बन रही थी, मैंने परिणीता लिखी, वो बहुत बड़ी हिट भी हो गई थी और अवार्ड भी मिले। तो लोगों ने कहा कि हाँ, वुमन ओरिएंटेड स्टोरी लाइए।
लेकिन जब मैं वुमन ओरिएंटेड स्टोरी उनके पास लेकर गई, बड़े बड़े निर्माताओं के पास, कहते हैं यार इसमें हीरो का कितने दिन का काम है। ये मैं आपको रियलिटी थोड़ी सी झलक बता रही हूँ। यार इसको कौन हीरो करेगा, इसमें तो तुमने हीरोइन को ही पूरा क्लाइमैक्स दे दिया, हीरो तो 10 पेज के बाद आता है। और इस तरह के सवाल भी उठते हैं। तो हम लोगों की कि आप लोगों के लिए वो एक सुनहरा अवसर आया है जो हम जैसे राइटर्स जिसके लिए बहुत तरस रहे थे, और वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज उन कहानियों को भी आवाज मिल रही है जिनको पहले नहीं मिल रही थी। जिस तरह की कहानियां सर कह रहे थे, वैसी कहानियां अब बनने लगी हैं। और अब हम लोग के लिए उम्मीद बहुत जाग रही है कि शायद वो सारी कहानियां, वो सारी आवाजें जो देश के कोने कोने से हम लोग को सुनाई पड़ रही, जो मुखर नहीं हो पा रही थी, जिनको कोई स्वर, जिनको सुनने वाला कोई नहीं था, आज पता चल रहा है कि ऑडियंस भी वहीं से आ रही जहां से वो कहानियां आ रही। आज अगर आप देखिए मोबाइल पेनिट्रेशन, कि लोग ज्यादातर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्म थिएटर में तो कोई जा नहीं रहा है, लोग लैपटॉप और मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उसमें वो चाहते हैं कि अपनी कहानियां उनको देखने को मिले। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका आ रहा है उसी तरह की कहानियों के लिए जिनकी बात सर कर रहे हैं, कि ऐसी ऐसी कहानियां जो कि हमको अपने आसपास बिखरी हुई नजर आ रही हैं, जिन कहानियों को पहले कहा नहीं गया क्योंकि जबरदस्त हीरो की एंट्री 2 मोटरसाइकिल पे होना जरूरी था, और हीरोइन को इतना सुंदर होके कुछ नहीं करना था, उसको सिर्फ बार बार पलकें झपकाना था। अब अगर सर बात कर रहे हैं पूनम जैसी हीरोइन की, या वो लड़की जो क्या उसका नाम है, जो कि दोनों पैर कट जाने के बाद भी वो हिमालय पर चढ़ गई, तो ऐसी भी लड़कियों की कहानियां आप कहने का शायद समय आ रहा है। तो आप सब बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे युग में अब लिखने के लिए आ रहे हैं, जबकि शायद ऐसी कहानियों को मौका मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। मैं चूंकि इन दिनों बहुत आंदोलित हूँ, इसलिए बार बार मेरे दिमाग में आंदोलन आता है। मैं माफ कीजिएगा मुझे, मैं कोई राजनीतिक इसको नहीं बनाना चाहता, पर क्या करूं, मैं एक लेखक के रूप में आंदोलित हूँ, है ना। तो जैसे देखिए बच्चे हैं आप लोग, और देखिए उस आंदोलन में बच्चे भी शामिल हैं। आप किसी बच्चे की कहानी लिखिए वहां जो आंदोलन में है, नजरिया डेवलप करिए और उस बच्चे की तरह से पूरे आंदोलन को देखिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोच रहा है इस आंदोलन को, क्योंकि वो भविष्य है जिसकी ट्रेनिंग आंदोलन से हो रही है, जो भी 10-12 साल का है। क्या क्या कहानी बनती मजेदार, क्या बढ़िया कहानी बनती। नहीं प्रिंस, यस, नहीं खुशी बनती है ना। किसी Yes, लड़की sir. की कहानी देखो, उसमें एक बच्ची की कभी कहानी। कभी पास कभी फेल देखा था सर हमने। हाँ, कभी पास कभी फेल देखा था तुमने। यस सर। वैसे ही मुझे एक वो अखबार में पढ़ा था मैंने कि एक बच्चा है जो गणित में बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो मेरे दिमाग में कहानी है, फिर उसके यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं छपा। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी लिखूं जो दिमाग में बहुत तेज हो गया है, तो कैसे उसका परिवार, उसका समाज, उसका स्कूल, सब उसका शोषण करने लगते हैं अनजाने में, पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए। आपने देखा होगा ना कितने बच्चों को ये सब प्रोग्राम होते हैं डांस के और इसके टेलीविजन में रियलिटी शोज होते हैं जो, उसमें बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे वो बच्चे वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर माँ बाप के लिए वो काम बन जाता है कि बच्चे को वो कराना ही है। अब बच्चे की जिंदगी उससे खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही कभी पास कभी फेल थी। बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सारे सवाल सर बच्चों के साथ जब हमने बात की कि इसके बारे में आपके मन में क्या-क्या सवाल है, तो बहुत सारे सवाल आए थे और उसमें से कुछ 20-23 सवाल हमने चुने हैं यहाँ, और वो सारे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। तो खुशी, और ये सवाल खत्म होने के बाद सर जो ऑडियंस हमारी देख रही है, वो चैट बॉक्स में आपके कुछ सवाल होंगे, तो चैट बॉक्स में प्लीज आप लिखकर हमें भेजें। उसमें से जो सवाल नहीं पूछे गए हैं वो हम आखिर में पूछेंगे। खुशी, अगला सवाल आप। यस सर। सर अगला सवाल सर मेरा आपसे ही है कि स्टोरी और जो स्क्रीन प्ले होते हैं, इनमें दोनों में फर्क क्या है? स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे क्या फर्क है? यस सर, यस। खुशी, मैंने तुमको क्लास में बताया था ये बात
तुमने इसको सुना नहीं? सर उस दिन मैं शायद लेट आई होंगी। प्रिंस, तुम बता सकते हो स्टोरी और स्क्रीन प्ले में क्या फर्क होता है? सर स्टोरी वो जो हम लिखते हैं और स्क्रीन प्ले वो जो हम पर्दे के पीछे दिखाते हैं। हाँ यार बिल्कुल ठीक है। ये हाँ तुम, यस सर, हाँ दृश्य, यस हाँ, सर, यस। उसको दृश्य में कैसे रूपांतरित करना? जैसे एक ही कहानी है, मान लो उस पर 10 लोग स्क्रीन प्ले लिखेंगे तो 10 तरह का स्क्रीन प्ले होगा। कहानी एक ही है, सेम, कहने का अंदाज सबका बदल जाता है। इसको कौन एक कौन कितने इंटरेस्टिंग ढंग से लिख सकता है उस कहानी को। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार बड़ी महान कहानियों पे बहुत सड़ीली फिल्म बनी क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले खराब था। यस और, सर, और कई सड़ियल कहानियों पे बड़ी हिट फिल्में बनी क्योंकि उनका स्क्रीन प्ले अच्छा था। जैसे कि वो एक फिल्म पैरासाइट सर। वो एक फिल्म का उदाहरण मैं देता हूँ जिसमें वो इनकी फिल्म थी, जो डांस डायरेक्टर है ना अपनी मेनली जो फिल्में सरोज बना, खान, सरोज नहीं नहीं, जो दूसरी डांस डायरेक्टर है जो डायरेक्टर बन गई हैं, फराह खान, फराह खान की ओम शांति ओम ऐसी एक कोई फिल्म थी। उसकी कहानी बहुत सड़ेली थी लेकिन वो हिट फिल्म थी, डांस की वजह से, स्क्रीन प्ले की वजह से। स्क्रीन प्ले एक तरह का मैजिक होता है जिससे आप अपनी कहानी को कितने मैजिकल ढंग से सुना सकते हैं, जादूगर की तरह से। पहला सीन क्या होगा? पहला सीन धमाके से शुरू होगा या प्रेम के नाजुक उससे? रेखा जी कुछ कहने जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल आप कह लीजिए पहले सर, नहीं, आप नहीं, प्लीज कह लीजिए। ये बातचीत है, फॉर्मल थोड़ी ना है। नहीं फिर भी आपकी आप बात बोलना, नहीं इंटरप्ट नहीं करना है। नहीं, कोई नहीं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कैसे आपको कहानी कहना है। तो कैसे मैं आप, इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स को जी कि वही जोक है, वही जोक एक लड़का आपको सुनाता है और आपको बिल्कुल हंसी नहीं आती है, और दूसरा फ्रेंड वही जोक आपको सुनाता है और आप बिल्कुल बेसाख्ता हंस पड़ते हैं। करेक्ट। इसी तरह एक ही पार्टी में, एक ही फंक्शन में दो फ्रेंड्स आपके गए हुए हैं, एक आकर बताता है, आप बोलते कैसी थी पार्टी? वो कहता हाँ अच्छी थी, वहां लोग डांस वांस कर रहे थे, गा रहे थे और खाया पिया हम लोगों ने, चले आए। तुम बोलते अच्छा ठीक है। दूसरा दोस्त आके कहता है यार वहां पर तो वो लड़की जो थी उसी लड़के को देख रही थी हर समय, जरूर उन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, और मैंने देखा कि वो दोनों डांस कर रहे थे बार बार, और जब नहीं डांस कर रहे थे तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो वही किस्सा जो आपको एक फ्रेंड ने सुनाया, दूसरे फ्रेंड ने मानो फोकस कैमरे का कहीं और लगा दिया, या कहानी की शुरुआत ही कहीं और से की, गाने नाचने से ना करके एक ड्रामेटिक एक पल चुन लिया, तो वहां से की। जैसे आप रामायण ही देखिए कि रामायण की कहानी कहने के लिए तो वैसे कि एक राजा दशरथ थे और उनकी 3 रानियां थी और 4 बच्चे थे, और बाद में ऐसा हुआ और बेटा उनका चला गया, ऐसे भी कह सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको, ये आप सबके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको सोचना है कि अगर आपको रामायण की कहानी कहनी होगी तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर हमको कहनी होती रामायण की कहानी तो मैं शुरू करती कि केकई अपने महल के झरोखे से बाहर देख रही है और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब खेल रहे हैं, कोई गेम ऐसा रेस टाइप की या कुछ धनुर्विद्या कुछ सीख रहे हैं, और वो बड़े उससे देख रही हैं और कह रही कि वाह राम कितना धनुर्विद्या में कितना अच्छा है। और पीछे से मंथरा आती है और कहती है कि भरत को मौका मिले तो वो राम को पीछे छोड़ सकता है, यस मैम, लेकिन बेचारा कभी कर नहीं पाएगा। एकदम से केकई मुड़कर कहती है कि क्यों नहीं कर पाएगा? कहती भाई सारी गद्दी, राजगद्दी, पूरा शासन, सब कुछ तो मिलना राम को ही है, भरत तो कहीं पृष्ठभूमि में पीछे बैकग्राउंड में रह जाएगा। और वहां से बीज की शुरुआत होती है और वहां उस कहानी के ड्रामेटिक पल से हम फिर और आगे जाके देखते हैं कि राजा दशरथ कैसे थे और रानी कौशल्या कैसी थी और सब लोग कैसे थे। लेकिन एक ही बार में हम लोगों ने पहले ही उसको जो ग्रैब कर लिया है, तो स्क्रीन प्ले को हम लोग हिंदी में पट कथा कहते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि जो आप पर्दे पे देखते हैं, तो मैं उसको कहती हूँ कि कहानी की अनफोल्डिंग, किस्सा गोई होती है उसकी अनफोल्डिंग, कहानी की कैसे होगी, आप कौन से पॉइंट से कहानी को शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे, कैसे उसको ड्रामेटिक
उसका कैसे बढ़ती जाएगा, उसका ड्रामा बढ़ता जाएगा कि जिस पॉइंट तक आप बने रहे हैं बिल्कुल कहानी में। सबसे बड़ी चीज एक स्क्रिप्ट की होती है कि दर्शक को बांध रखने की क्षमता, और वो पूरी तरह स्क्रीन प्ले पे डिपेंड करती है। 90% वो स्क्रीन प्ले का आर्ट होता है कि आपको बांध के रखती है कहानी, आप एक पल को भी आंखें हटा नहीं सकते पर्दे से। तो वो जो होती है पटकथा, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ राइटिंग अ फिल्म। सबसे मुश्किल होती पटकथा। उसके बाद तो सब कुछ इतना आसान लगने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आंखों के आगे कहानी कैसी जा रही है। फिर आपको डायलॉग लिखना कोई मुश्किल नहीं रहता कि हाँ अच्छा वो ऐसा कहेगा वैसा कहेगा, म्यूजिक कहाँ आएगा, सब कुछ हो जाता है। स्क्रीन प्ले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सही कहानी का चुनाव, और उसके बाद उसकी पटकथा कि वो कहानी परत दर परत कैसे खुलेगी पर्दे पे। दैट इज स्क्रीन प्ले, वेरी वेरी डिफिकल्ट आर्ट, और उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। सर सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप आगे चलिए। सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए। मुझसे कोई अगर कहे या मैं लिखूं रोमियो जूलियट पे फिल्म, तो मैं स्टार्ट करूंगा उसको जब रोमियो जूलियट की डेथ हो चुकी है। करेक्ट। आखिरी वाले सीन को मैं पहले करूंगा, जो फिल्म का आखिरी सीन है। फिर मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे उनका प्यार हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये कहानी कहने की एक कला है। अब कोई इसको सीधे सीधे भी शुरू कर सकता है, खुशी कहीं और से भी शुरू कर सकती है, प्रिंस कहीं और से भी शुरू कर सकते हो। तो ये भी एक्सरसाइज तुम लोग को करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, अपने नाटक लीजिए, विश्व नाटक में से नाटक चुनिए, तो उससे आपको एक स्ट्रॉन्ग कहानी मिल जाती है। यस सर। आपको अपनी कहानी हो सकता है बनने में स्ट्रॉन्ग बन जाए, या हो सकता है उसमें टाइम लगे, तो कम से कम एक अच्छी कहानी चुन लीजिए, एक अच्छा ड्रामा चुन लीजिए। शेक्सपियर का कोई भी ड्रामा ले लीजिए। विशाल भारद्वाज कितनी फिल्म बनाते हैं शेक्सपियर के नाटकों पे। मैं तो कहती हूँ कि सर की मदद लेके, आप लोगों के पास कोई एनएसडी की प्रतिभा इतनी बड़ी है, आप लोग अंधा युग करिए। आपने आगे सब टेक्स्ट पे सवाल पूछे हैं, जितना सब टेक्स्ट उस एक नाटक में है उतना मैंने कहीं नहीं देखा। तो हमारे देश में भी बहुत ही सुंदर नाटक हैं, बहुत ही सुंदर नाटक हैं, जिसमें परत दर परत इतने अर्थ निकलते हैं, और ऐसे ऐसे कमाल के कैरेक्टर्स हैं। आप लोगों को सर के साथ वो सब करना चाहिए। सच में बहुत ही खूबसूरत नाटक है। नहीं, जरूर करेंगे। हम लोगों ने कुछ काम इस तरह का किया भी था बच्चों के साथ की यस, थिएटर। अंधा युग का एक दीर्घांक मतलब छोटा सा हमने किया था, एक 35 मिनट का हमने किया था। जो हाँ, चलती का नाम गाड़ी के जो एक्टर्स है राजकुमार वगैरह, ये राइट इनके राइट साथ एक एक्सपीरियंस सीखने के लिए हमने किया था 35 मिनट का। सचिन हाँ सचिन जी, अंधा युग के राइटर जो हैं वो हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, मेरे पड़ोसी भी थे, और ओह। मेरे पिताजी के बहुत क्लोज दोस्त थे। रोज ओह। आते थे हमारे घर में, रोज आते थे। तो उनकी पत्नी भी हैं यहाँ। आप अंधा युग का अगर मंचन करिए तो उनकी वाइफ जो है पुष्पा आंटी, उनको मैं लेकर आऊंगी एज चीफ ओह, गेस्ट ऑफ द प्ले, राइट। क्योंकि ग्रेट वो ग्रेट। क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नाटक है। मेरे हिसाब से वो मतलब दुनिया के श्रेष्ठ नाटकों में से एक मानती हूँ मैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों ने चलती का नाम गाड़ी किया था, नहीं बहुत ही कमाल का था सर वो, मैं तो उससे अभिभूत हो गई थी देखकर। बहुत वाह ही वाह। तो सुंदर। एक बिल्कुल ये रंगमंच, सिनेमा से रंगमंच में जाना, रंगमंच से सिनेमा में जाना, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी यात्रा होती है, बहुत अच्छा जर्नी है ये। मेरे को बड़ी पसंद है ये जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बहुत ही। और फिल्मों का भी मैं ऐसे मंचन पहले, क्योंकि मैं जो बड़ा हुआ हूँ वो इसी तरह का नाटक देख के बड़ा हुआ हूँ। जैसे शोले का स्टेज शो, दीवार बसंत। का स्टेज शो, जंजीर का स्टेज शो। यस सर। वो गब्बर सांभा रहता था उसमें, गब्बर सिंह रहता, सब स्टेज में हो रहा है, बोलते हैं। और टिकट देख के हम लोग जाते थे देखने। सर अगर आप ऐसा करिए कि शोले शोले का मंचन करिए बिल्कुल बम्बैया टपोरी बच्चों के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल हो एक सकता है, क्यों गुंडा नहीं। है वो हाँ बिल्कुल। हाँ, शोले एक फिल्म और है, उसमें और वो अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजाता रहता नहीं, है, और बसंती बिल्कुल बिल्कुल कांडेवाल पे। हाँ वो गब्बर पूछते कह रहे हैं सांबा हाँ हाँ किती नाम ठेवलंय सरकारने आपल्यावर। हाँ हाँ? हाँ
चिमाइला मला सांग ना किती थ्रिल है, हाँ ऐसे करके बात करेंगे तो कितना बहुत मजा मजा आएगा, आ कितना जाएगा। मजा आएगा, कितना मजा आएगा। तो ऐसे प्रयोग करना चाहिए रंगमंच में, रंगमंच को हिट समृद्ध करने के लिए। और ऐसे ही अच्छे नाटकों को, जैसे अंधा युग है, बिल्कुल। मोहन राकेश के नाटक हैं, आषाढ़ हाँ, का एक वगैरह, ये मोहन सब बड़े राकेश कमाल का के नाटक। हाँ और चूंकि आप लोग बच्चे हैं तो ये भी चूज करना होता है कि सही। बच्चों के लिए कौन सा ड्रामा बढ़िया होगा। हो केपी सकता है, सक्सेना, केपी सक्सेना के बहुत अच्छे नाटक हैं बच्चों के लिए, हाँ कई हाँ नाटक हैं वो हाँ, केपी सक्सेना के, बहुत ही फनी नाटक हैं जिनको राइट बिल्कुल राइट। हंसी आ जाती है। जैसे मैं अगर कभी बच्चों के लिए ड्रामा करूंगा, प्रिंस लोगों के लिए, खुशी लोगों के लिए, तो मैं कोई स्क्रिप्ट थोपूंगा नहीं इनके ऊपर, मैं इनसे स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा, इनसे करवाऊंगा बिल्कुल ड्रामा। सही, बिल्कुल सही। जैसे मैंने जेल में महिला कैदियों के साथ एक ड्रामा किया था, रायपुर की जेल में। तो उसका लंबा किस्सा है, मैं आपको छोटे से में सुनाऊंगा कि मुझे पहले तो घुसने की परमिशन नहीं थी जेल के अंदर, महिला जेल में, तो पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है महिला जेल में कानून के हिसाब से। तो बड़ी मुश्किल से मैंने परमिशन ली, मैंने लोगों को अपना मकसद बताया, ये किया वो किया, ऐसा करके मैं अंदर जाके उन महिला कैदियों के साथ 12 दिन में एक प्ले तैयार किया। जेलर ने मुझसे पहले पूछा कि आप कौन सा प्ले करना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट जमा कीजिए, वो चेक करना चाहते हैं हमारे एसपी साहब, डीआईजी साहब, कि आप कराना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि महिला जो कैदी होती हैं उनके साथ मैं आधे अधूरे नहीं करवा सकता या अंधा युग नहीं करवा सकता, मैं उनके साथ कोई नाटक नहीं करा सकता जिसमें 40-50 महिला कैदी हों। तो मैं तो स्क्रिप्ट उनसे ही बनवाऊंगा। तो हम लोगों ने, मैंने उनसे ही स्क्रिप्ट बनवाया, इम्प्रोवाइज किया, जिसमें कत्ल करने वाली औरतें थी जो उम्र कैद भोग रही थी, जिसमें लड़कियां थी, जिसमें मर्डर किया था लोगों औरतों ने, वो क्यों किया था, क्या किया था, वो अपने आप में एक महान कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल खुशी, मुझे लगता है 5वें सवाल का जवाब भी बातों बातों में हमें मिल गया है। मुझे लगता है प्रिंस आप अपना 6वां सवाल पूछिए। वो पांचवें सवाल पर मुझे एक ही सेंटेंस कहना है। हाँ ये जी, पूछा है कि स्क्रीन प्ले कितने प्रकार के होते हैं, तो स्क्रीन प्ले 2 ही प्रकार के होते हैं, अच्छे स्क्रीन प्ले और बुरे स्क्रीन प्ले। बिल्कुल सही बात और है, कोई प्रकार और किसी प्रकार। बिल्कुल समर्थन करे। प्रिंस। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए? स्क्रीन प्ले लिखते समय तो बताया कि वो रोचक होना चाहिए, उसका बिगिनिंग कैसा है, मिडिल कैसा है, एंड कैसा है, सब अच्छा होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, है ना। स्क्रीन प्ले की जो खूबी है, डायलॉग की खूबी है कि वो बोलचाल की भाषा हो, उसमें मुहावरे हों, उसमें एक तरह की संक्षिप्तता हो, कंजूसी करें शब्दों के खेल में, ये सब आप जानते हैं। यस सर। है ना। तो इसमें डायलॉग, इसी को खूबसूरत डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग वो अच्छे होते हैं जो डायलॉग लगे ना कि डायलॉग है, लगे कि लोग बात कर रहे हैं। तमाम अच्छी फिल्मों में लगभग परिणीता आप देख लीजिए, लगे रहो मुन्ना भाई देख लीजिए, लगता नहीं कि ये डायलॉग बोल रहे हैं, लगता है ये बात कर रहे हैं, है ना। तो अच्छे डायलॉग मतलब जिसको सुनने में मजा आए, जो कानों में पड़े, जो यथार्थवादी हो। जी, उसमें एक ये बात होती है कि सुनने में लगता है कि ये तो बिल्कुल बोल ही रहे हैं सादी सी भाषा, हाँ, उसके पीछे मेहनत बहुत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आपको पूरा डायलॉग के माध्यम से आपको पूरा कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, आपको कहानी को आगे बढ़ाना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो पूरी बनावट सामने नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ। नजर आना चाहिए आपको बिल्कुल सादगी से दो लोग बात जी, जाती है, वो जो चरित्र है, आपके किरदार हैं, उनके कैरेक्टर्स, उनके अंदर की मन की बातें भी निकल आ जाती हैं। राइट। और आप वो भी कर लेते हैं, आप ऐसी मेमोरेबल और बिल्कुल कभी ना भूल पाने वाली बातें लिख देते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए 50-60 सालों के लिए लोगों को याद हो जाती है कि मेरे पास माँ है, और बसंती तुम कुत्तों के सामने मत नाचना, या जो भी है, वो सारी चीजें वो बिल्कुल अविस्मरणीय भी हो जाएं, और लेकिन पीछे की आपकी मेहनत किसी को नजर ना आए, सामने बिल्कुल सादगी रहे पर्दे के सामने।
इसमें अच्छे डायलॉग में आजकल जो आप देख रहे हैं कि वो सारी वेब सीरीज जो आ रही हैं उसमें गालियों का बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा है, अनावश्यक इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। आवश्यक इस्तेमाल होना ही चाहिए, अनावश्यक इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ अनावश्यक इस्तेमाल हो रहा है जो सिर्फ पॉपुलर बनाने के लिए। तो ये गालियों का कितना संतुलित इस्तेमाल आप कर सकते हैं, करिए। नहीं, बेकार इसमें में ये गाली भी मत बात, डालिए, इसमें ये भी बेकार में बात गाली है, मत डालिए। हम लोग के देश में बड़ी कड़ी सेंसरशिप रही है बहुत दिनों तक, हाँ और अब हमारी बहुत ही यंग ऑडियंस है, उनके दिल में भी जो हमने कहा है कि अभिव्यक्ति की जो तड़प होती है, जी जी तो जी। उनके दिल में बहुत कुछ कंज्यूम हाँ करने को हाँ है। हाँ। हमारे देश में जितनी पोर्नोग्राफी कंज्यूम की जा रही है इस समय, जी हम लोग बात करते हैं संस्कारों की और सब कुछ, लेकिन बाप से लेके बेटे से लेके भतीजे तक सारे लोग अपने अपने मोबाइल पर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और इसकी वजह से नेट, ये सारे ओटीटी सीरीज में जो वेब सीरीज हैं उसमें गाली गलौज और नंगापन दिखाने का एक फैशन सा चल निकला है, क्योंकि वो एक बहुत दिनों की सेंसरशिप के बाद जो एक फट पड़ती है लोगों की इच्छाएं, वो अभी हो रहा है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो शांत हो जाएगी और फिर लोग क्वालिटी को फिर से पसंद करने लगेंगे। राइट। और सर जी, इसे एक ही व्यक्ति लिखी या अलग अलग? स्क्रीन प्ले अकेले भी आप लिख सकते हैं, 2 लोग भी लिख सकते हैं, 4 लोग भी लिख सकते हैं, 5 लोग भी कोई वो नहीं है। ये आपकी राइटर्स टीम भी होती है एक, जिसमें कई राइटर मिलकर स्क्रीन प्ले डेवलप करते हैं। वो आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ओम शांति ओम, जिसमें 5 राइटर थे, समझे, और 5 ने क्या लिखा था समझ में नहीं आया, इतना बेकार लिखा है ना। एक और बात होती ये है, नहीं होना चाहिए। वहीं सलीम जावेद ने बहुत अच्छी जोड़ी बना के लिखा, शोले, दीवार, जंजीर, बहुत सारी फिल्में लिखा, उनकी जोड़ी बड़ी हिट थी। जोड़ी बना के भी लिख सकते हैं। जोड़ी बना के जब आप लिखते हैं तो आपको फायदा ये होता है कि बाउंसिंग करने का आपको मौका मिलता है। आपको कोई आइडिया आया, आपने उसको बोला, उसने कहा नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, तू बता कैसा होना, तो ये एक मजा आता है। और अगर आप अकेले कंफर्टेबल हैं अकेले लिखने में तो अकेले लिखिए। अब इसमें ये राइटर पे भी डिपेंड करता है। देखिए, दोनों कलाएं अलग अलग हैं। स्क्रीन प्ले जो है एक आर्किटेक्ट वाला काम है, जिसको कहते हैं ना, आर्किटेक्ट जो होता है एक बिल्डिंग का, वो पूरा एक ढांचा खड़ा करता है, और जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है वो उसकी सजावट करके उसको फाइनल रूप देता है। तो स्क्रीन प्ले और डायलॉग इसी तरह की चीज होती है। उसी तरह जैसे कुछ घरों में आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर एक ही होता है। अब मैंने अपनी दोनों फिल्मों का स्क्रीन प्ले और डायलॉग खुद लिखा है, क्योंकि वो स्क्रीन प्ले वाला भी मुझे अच्छा लगा कि मैं बताऊं कहानी कैसे जाएगी, और डायलॉग क्योंकि मुझे शब्दों से बहुत प्यार है, तो वो एक अलग कला है, शब्दों की सूक्ष्म कला होती है। डायलॉग जो होता है उसमें ये बहुत ही कला सूक्ष्म होती है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या नहीं कहा, और जो कभी कभी नहीं कहा है, जिसको हम सबटेक्स्ट भी कहते हैं, आगे आप लोगों ने सवाल भी पूछा उस पे, जो नहीं कहा है वो कहे हुए से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डायलॉग एक तरह से एक रस्सी पर चलने जैसा काम है, टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं, कि ना आपको कहा और अनकहा, अगर आप बहुत ज्यादा कह देते हैं तो फिल्म फेल हो जाएगी। कोई पूरा लंबा लंबा डायलॉग, जैसे पहले 1920s की फिल्मों में लोग एक आदमी खड़े होकर पूरी स्पीच दे देता था, वो नेचुरल भी नहीं था और वैसे कोई सुनेगा भी नहीं आजकल। तो जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल बातचीत जैसा लगे, लेकिन बहुत कुछ अनकहा भी उसकी बातों में कह जाए, और जो कैरेक्टर है डायलॉग सच्चा लगे उसके ऊपर। अगर वो महाराष्ट्र का टपोरी है तो वो टपोरी भाषा में बात करे, अगर वो हिंदी का प्रोफेसर है तो वो क्लिष्ट शुद्ध हिंदी में बात करे, अगर वो रेणु जी के गांव का आदमी है तो वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाएगा। रेणु जी की कहानियों में वाइस चेयरमैन को कैरेक्टर कहता है भैंस चेयरमैन, उसको भैंस पता है और भैंस को चराना पता है, उसको क्या पता कि वाइस चेयरमैन क्या चीज होती है, तो उसको वाइस चेयरमैन को भैंस चेयरमैन कहता है, और बड़ी नेचुरली, क्योंकि वही उसकी जिंदगी है, वही उसकी भाषा है, तो इसीलिए इतना रियलिस्टिक वो बन गया है। तो वो आपको कैरेक्टर के साथ सच्चाई भी मेंटेन करते हुए
कहानी को भी आगे बढ़ाते हो। बड़ी सूक्ष्म कला है वो। और कभी कभी दोनों में सर तो देखिए, सर लिरिक्स भी लिखते हैं और सर डायलॉग भी लिखते हैं, सर स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, स्टोरी भी लिखते हैं। ऐसे भी बहुत सारे राइटर्स हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं, दोनों कलाएं अलग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति में वो दोनों तीनों कलाएं हो सकती हैं। मैंने भी अपनी सभी फिल्मों का डायलॉग, स्क्रीन प्ले, लिरिक मैंने ही लिखा। मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। ये हमारी डिपेंड इस फिल्मों पे भी करता है कि आपका को राइटर कौन है। वो आपका अच्छा दोस्त होना चाहिए। जैसे मेरे विचार रेखा जी से मिल रहे हैं, तो हम लोग मिल के अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। अगर इनके विचार और मेरे विचार नहीं मिलेंगे तो हम नहीं राइटिंग कर सकते। तो विचारों का मेल बड़ा जरूरी है। सही बात। विचारों का मेल का ये मतलब नहीं होता कि एक दूसरे में कोई विरोध ही ना हो। विरोध भी होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो ये बड़ा जरूरी है। दूसरा, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे जो डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मेनली मैंने काम किया, वो सब डायरेक्टर राइटर भी हैं। तो कहने को मैं स्क्रीन पे मेरा नाम है उसमें, लेकिन मैं उनको भी श्रेय देता हूँ कि श्याम बेनेगल भी एक राइटर रहे हैं जी। तो उनके थॉट से सईद मिर्जा राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर के बेटे हैं सईद मिर्जा जी। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आपकी ट्यूनिंग का होना चाहिए जो भी, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते किसी के साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि एक अच्छी स्टोरी कैसी होनी चाहिए? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, पर जो अभी इतनी देर तक जो बातें हुई हैं, अच्छी स्टोरी उसी को कहते हैं जो कि दर्शक को बांध कर रखे, जो दर्शक की नजर हटने ना दे, लेकिन उसमें वो सारे गुण हों जो सर ने शुरू में कहे थे। उसमें आपका कमिटमेंट भी नजर आए। सबसे बड़ी चीज है कि कहानी में सच्चाई हो, एक तरफ कहानी में नयापन हो, दूसरा कहानी में कुछ जाना पहचाना हो। ये सारी विरोधाभासी चीजें लग रही हैं कि ऑपोजिट चीजें मैं बोल रही हूँ, लेकिन दरअसल ये सच्चाई है हर कहानी की। वही कहानी सबसे ज्यादा लोगों को बांध रखती है, जिसमें कहीं तो कुछ जाना पहचाना होता है, लेकिन कहीं कुछ बिल्कुल नया होता है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि हम आसपास देख रहे हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखे। क्योंकि अच्छी कहानी वही है जिसमें ये ताकत हो कि वो दर्शक को बांध के रखे, उसके सार तत्व में एक ऐसी सच्चाई हो जो कि आपके पूरे समाज के लिए एक आईना हो, आपकी अपनी सच्चाई हो। और आप ये सारी फिल्में देख लीजिए, जो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर इतने पॉपुलर हुए थे उस समय 80s में और 90s में, तो उसका कारण यही था कि उस समय लोगों के मन में वो तड़प हो रही थी कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, इतना अन्याय क्यों हो रहा है। उसके खिलाफ जो गुस्सा था वो एंग्री यंग मैन के रूप में भड़क उठा। तो हर युग में ऐसे सवाल होते हैं। सर ने अभी किसान आंदोलन की बात कही, एक है गवर्नमेंट की तरफ से जो हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और लव जिहाद की बातें करते हैं और कहते हैं कि लोग लड़कियों को बरगलाने के लिए उनसे झूठ बोलकर उनसे शादी कर रहे हैं, और इस बात को लेकर, इस नियम कानून को लेकर मासूम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, धार्मिक भावनाएं, आपस में गंदी भावनाएं भड़का रहे हैं, और लड़कियों की जो एक आजादी है अपना जीवन साथी चुनने की, उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजों के खिलाफ एक गुस्सा भड़क रहा है, और कल को इस पर भी कोई फिल्म बने तो आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह की चीजें होती हैं, हर युग में सवाल उठते हैं, हर युग में गुस्सा लोगों का उठता है, और हर युग में कोई चीज ऐसी होती है जिसका उत्सव मनाने को जी करता है। जिस तरह हम लोगों के पहले हम लोग देखते थे कि होली और दिवाली के इतने फेस्टिवल के गाने हैं, आजकल इतने ज्यादा नहीं होते हैं, पर बहुत सारी चीजें जिनकी खुशियां मनानी, हम लोग के देश में एक युवा शक्ति इतनी अच्छी जाग रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें यंग लोगों में देखने को मिल रही हैं, वो चीजों का भी एक उत्सव मनाना चाहिए। तो ये जो हर युग के जो एक प्रश्न होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा भी हो कहानी में, पटकथा भी मजबूत हो जो कि रोचक हो, दिलचस्प हो, और डायलॉग ऐसा हो
कि जो बिल्कुल जीवंत लगे कि आप किसी की बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से वो ऐसी कुछ अविस्मरणीय चीजें कह पाए जो आप कभी भूल नहीं सकते। जब ये सब चीजें मिलती है एक साथ, अच्छा डायरेक्टर भी मिल जाता है, अच्छे कलाकार भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिलकर वो कहानी जो है उसमें 4 चांद लग जाते हैं और फिर वो अनफॉरगेटेबल बन जाती है। तो जी मैं जो अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाँ। आपने शायद बता दिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर जानना चाहता हूँ कि डायलॉग और बैड डायलॉग, डायलॉग और बैड डायलॉग किससे कहते हैं? क्या डायलॉग और क्या, सॉरी? अच्छे डायलॉग और खराब डायलॉग, बुरे हाँ। डायलॉग। तो देखिए भाई, सर आप कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, अच्छे डायलॉग वो होते हैं, हमने अभी आपको बता दिया है कि मेरे हिसाब से, हाँ, कि वो डायलॉग ना लगे, लगे कि बातचीत चल रही है, लोग बोल रहे हैं, ये अच्छे डायलॉग की निशानी है। अच्छे डायलॉग बहुत लंबे लंबे डायलॉग ना हो। तुम लोग को सब बताया हुआ है प्रिंस और ये खुशी कि उसमें बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं आना चाहिए। यस सर, कंजूसी करना चाहिए डायलॉग में। हाँ, डायलॉग में कंजूस, मितव्ययिता होना चाहिए। प्रेमचंद कहते थे कि राम और श्याम मत लिखो, राम श्याम लिखो। यस और बेकार का शब्द है बोलते थे, है ना? तो ये नहीं यस होना चाहिए। ये सब तुम लोग को मालूम है। और बुरे डायलॉग, एक और हाँ, ये भी डायलॉग चीज है लगे कि ना, मतलब कई लोग ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते हैं जो किसी के लंबे लंबे डायलॉग, 23 तारीख को 24 आदमी मिलके 27 लोगों का खून करके। सर पॉज हो गए। हाँ, नहीं तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ देती हूँ जब तक सर वापस आते हैं। हाँ कि अच्छा डायलॉग लिखने के लिए उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एक तरफ वो बिल्कुल बातचीत जैसा लगे, लेकिन उसके पीछे उसको इतनी सादगी में लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है पीछे, क्योंकि जो डायलॉग का पूरा पर्पस है, और डायलॉग का पूरा पर्पस ये है कि कहानी भी आगे बढ़े, उसके किरदार के बारे में, चरित्र के बारे में भी हमें समझ में आए कि क्या, कौन सा चरित्र है, कैसा कर रहा है अभी वो। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि वो डायलॉग याद भी रह जाए लोगों को, क्योंकि डायलॉग के माध्यम से फिल्में याद रहती हैं। जब आप दीवार के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास माँ है। जब आप शोले के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं कि जय तू ठीक है ना, या आप कहते हैं बसंती तुम कुत्तों के सामने, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। यस इस तरह की चीजें हैं आपके पास। जो भी होता है, जो भी डायलॉग होता है, वो याद भी, फिल्म को याद रखने का भी माध्यम होता है। तो डायलॉग, अच्छा डायलॉग लिखने की कला यही है कि उसके पीछे बहुत मेहनत करो, लेकिन वो मेहनत दिखाई ना पड़े। फिर दूसरी चीज है कि फिल्में जो है एक विजुअल मीडियम, फिल्में जो है वो आपको बहुत कुछ दिखा रही हैं ऑलरेडी पर्दे पर। जो पर्दे पर दिखा रही है उसको बार बार मत कहो। जब आप देखते हैं कि एक बहुत सुंदर लड़की पर्दे पर है, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो उस समय हीरो के मुंह से सिर्फ निकलना चाहिए उफ, ओ माय गॉड, सिर्फ इतना निकलना चाहिए। बाकी कहानी, विजुअल को बाकी कहानी कहनी चाहिए। सो ये विजुअल और वर्ड्स जो हैं ये एक साथ काम करते हैं, और इसीलिए विजुअल को अपनी पूरी बात कहने देना चाहिए, और कहानी डायलॉग है वो एक पंक्चुएशन की तरह थोड़ा सा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को, जैसा कि सर का आपने बताया डायलॉग की, सर ने कहा कि कंजूसी करनी चाहिए, बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा आप कहेंगे तो फिर दर्शक के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ सोचने को रह नहीं जाएगा। अच्छी फिल्में वो होती है जिसमें दर्शक आधे रास्ते आता है, तो आधे रास्ते वो आकर समझता है, आधे रास्ते हम उसको समझाते हैं। तो इंटेलिजेंट दर्शक के लिए तो वो होता है अच्छा डायलॉग। मैम जैसा कि आपने तो बता दिया डायलॉग मतलब क्या, लेकिन डायलॉग और कन्वर्सेशन में क्या फर्क है? देखने में लगना चाहिए कि कोई भी फर्क नहीं है, देखने में लगना चाहिए कि इसमें कोई भी, बिल्कुल नॉर्मल डायलॉग है। पर दरअसल अगर आप अपने घर का एक दिन का पूरा कहा हुआ डायलॉग अगर रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। माँ तुमने खाना बनाया कि नहीं? हाँ खाना बना है, आओ खा लो।
अच्छा है, अचार दो ना, अचार दो ना, अच्छा ये लो अचार, अरे ये वाला अचार नहीं चाहिए था माँ, वो अचार क्यों नहीं लाए। ये सारी बातें हम लोग दिन में कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी बातें बोलते हैं। अब ये सारी बातें हम स्क्रीन पे नहीं लाएंगे, वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए लगना चाहिए कि माँ भूख लगी है, खाना दो ना। और माँ कहती है कि घर में कुछ है जो मैं खाना बनाऊं, मैं क्या लाऊं खाने, कुछ है नहीं घर। तो बोलते हैं अरे पर वो पापा को तनख्वाह नहीं लाए, तो तुमको पता नहीं है कि लॉकडाउन में पापा की तनख्वाह आधी हो गई है, अब मैं तुम्हारे स्कूल की फीस दूं या मैं खाना बनाऊं, तुम ही बताओ। तो ये जो है, ये वही बातें हैं जो घर में हुई हैं, लेकिन वो सारी बातें नहीं है, उसमें से चुन के हमने वो बातें ली हैं जो कि कुछ और बता रही हैं हमको इस घर के बारे में। वो बता रही हैं कि माँ बहुत परेशान है कि घर में पैसे नहीं है, और घर में ये घर की हालत खराब है और माँ परेशान है, वगैरह वगैरह। तो हमें हर डायलॉग के थ्रू बहुत कुछ बताने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी हमारे पास 15 से 20 मिनट बचे हैं, जितने भी सवाल कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट करके। प्रिंस, अगला आप सवाल पूछिए। सर कुछ भी कहें। रेखा मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कुछ डायलॉग लिखने के टेक्निक्स क्या है? तो हाँ, तो टेक्निक्स में सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि हमेशा याद रखिए कि जो नहीं कहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। yes, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ परिणीता का, पता नहीं आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, पर उसमें वो चली जाती है नाइट क्लब, उसको जाना पड़ता है मजबूरी में, जहाँ वो गाना होता है कैसी है पहेली जिंदगानी, और वो खिड़की से देखता है सैफ अली खान की वो उन लोगों के साथ गई हुई है बाहर, और उसको बहुत जलन होती है। तो अगले दिन वो ये नहीं कहता, जब वो आती है उसके रूम में, तो वो ये नहीं कहता है कि तुम क्यों गई थी और मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम क्यों गई थी। वो कहता है मेरे कुर्ते के बटन नहीं मिल रहे हैं, और उसको पता है, और वो वही उसकी चीजें रखती है संभाल के, तो वो निकाल के देती है बटन, बोलती है यही तो रखे हैं बटन, तुमको क्यों नहीं दिखे, ये लो ये है बटन। और वो कहती है उससे कि ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे पास जो तुम्हें याद नहीं है, और उसको वो ये कहना चाहती है कि मैं हूं हमेशा से तुम्हारे पास, और तुम मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। पर वो उसको कुर्ते के बटन देती हुई कहती है कि ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे पास जो तुम्हें याद नहीं। तो इस तरह से कभी कभी वो जो बात इंसान कहना चाहता है वो पूरी बात नहीं कहता है, और वो कुछ ऐसा कहता है कि जिससे उसके मन की भावनाएं फिर भी निकल कर आ जाती हैं। तो दर्शक को पूरी तरह पता है कि सैफ अली खान को उसका जाना बुरा लगा है और ये लड़की इससे प्यार करती है। कभी कभी तो लगता है कि दोनों को एक एक थप्पड़ देकर बोले कि तुम लोग बोल क्यों नहीं देते एक दूसरे को कि तुम लोग प्यार करते हो। पर रियल लाइफ में, असल में जिंदगी में यही होता है कि जो मन में होता है वो निकल कर नहीं आता है, बहुत अक्सर ऐसा होता है। और दुनिया की सबसे फेमस फिल्मों में भी यही हुआ है। आपने अगर कैसाब्लैंका देखी है, जो सबको देखनी चाहिए बच्चों को, बहुत ही मेमोरेबल है, जिसमें वो हमेशा कहता है, जिसमें वो हीरो कहता है, वो कहती है उससे कि वी विल ऑलवेज हैव पेरिस। जो थोड़े दिनों के लिए उनका पेरिस में समय गुजरा था, अब इतने साल हो गए हैं और वो लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं, पर वो सिर्फ इतना कहती है कि वी विल ऑलवेज हैव पेरिस। यानी वो एक क्षण था, वो एक मोमेंट मेरे लिए इतना प्रेशियस था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, उस चिराग की तरह जिसकी गर्मी और रोशनी में मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये पूरी बात कही नहीं है उसने, उसने सिर्फ ये कहा है वी विल ऑलवेज हैव पेरिस, लेकिन वो सारी चीज जो है दर्शक तक पहुंच जाती है। तो ये होती है कला अच्छा डायलॉग लिखने की। और जिस डायलॉग में आप पूरी बात बताते हैं कि अरे वो लड़की ना, वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, वो तो बहुत ही बड़े अमीर आदमी की बेटी है, और ये सब आप वो अपना, वो एक लेजी राइटर का साइन है कि आप वो सब चीज ठीक से दिखाना नहीं चाहते हैं और स्क्रीन प्ले क्राफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक डायलॉग में कह देते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी है और उसके घर में तो इतना सब कुछ है। वो सारा इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं डायलॉग के थ्रू,
वो बहुत ही बैड डायलॉग राइटिंग है। तो इस तरह का फर्क होता है राइटिंग में, डायलॉग राइटिंग। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो पॉज होते हैं बीच बीच में फिल्म में, तो उसका महत्व क्या है, वह क्या है, पॉज क्या है? पॉज का मतलब है ठहराव, और वही होता है, वही बार बार जो मैं कह रही हूँ कि जो कहा होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अनकहा। जब दो लोग बिल्कुल पास आ जाते हैं लेकिन किस करने के पहले ही अलग हो जाते हैं, तब उस सीन का कहीं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जबरदस्त आकर्षण था, पर बिल्कुल पास आते आते दोनों को याद आ गया कि नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे बीच में कुछ ऐसी दूरी रहना जरूरी है, और वो अलग हो जाते हैं। तो वो आते आते वो जो पॉज रह जाता है दोनों के बीच में, या डायलॉग में अगेन वही बात कि जो नहीं कहना कुछ। मेरी एक फिल्म आई थी लागा चुनरी में दाग, उसमें वो लड़की अपने पिता को नाराज करके ट्रेन में जा रही है और उसकी माँ और बहन उसको स्टेशन तक छोड़ने आए हैं, और वो अंदर से बहुत उद्वेलित है कि पिताजी से लड़के जा रही है, वो बहुत अपसेट है वो, और गाड़ी चलने लगती है और उससे रहा नहीं जाता है, और वो कहती है कि और माँ उसको सब कह रही कि बेटा ये लड्डू खा लेना, खाना खाती रहना वगैरह वगैरह, और वो कहती माँ और बाबूजी से कहना। तो माँ ट्रेन के साथ साथ चलती है और बोलती हाँ बाबूजी से क्या कहना। तो वो रुक जाती, कहती कुछ नहीं, और ट्रेन चली जाती है। तो Yes, इससे ma'am. हमें पता चलता है कि वो बहुत फील कर रही थी अपने बाबूजी को, याद कर रही थी, उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। Yes, और ma'am. उससे उसकी मनस्थिति जो पता चलती है वो उस पॉज से पता चलती है कि वो Yes. वहां रुक गई, वहां उसके पास कुछ कहने को नहीं है। अगला सवाल हमारा सर से है, तो सर शायद नहीं है। है आ सर, गए है आ गए सर आ आ गए। गए सर। सर सीन में जो सस्पेंस और ह्यूमर होते हैं वो कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए? हेलो सर, अशोक सर, सर आप आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सीन में सस्पेंस क्रिएट करने की बात आप कह रही हैं ना खुशी? हाँ, Yes. सस्पेंस। मतलब सीन, कोई जरूरी नहीं कि हर सीन में सस्पेंस क्रिएट करें आप, पर सीन आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए कहानी को। अब आगे क्या होगा ये सस्पेंस रहना चाहिए हमेशा मेंटेन। किसी भी कहानी में ये आप मेंटेन करेंगी अगर कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो आपका इंटरेस्ट जगाया रहता है, इसी को सस्पेंस बोलते हैं। तो हर सीन में आप इस तरह से सीन दर सीन कहानी बढ़ाते हैं जब एक एक सीन में, तो वो ग्रो करना चाहिए। और कभी कभी जैसे डरावनी फिल्म होती है, भूत की फिल्म होती है, तो उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं कि ऐसे ऐसे Yes, आप ma'am. कुछ करें कि आपका धीरे धीरे दिल की धड़कन तेज होती चली जाए और आपके मुंह से चीख निकल जाए। तो वो लड़की घुस रही है, जा रही है, वो अंदर जा रही है, बार बार म्यूजिक बजता जा रहा है, और एक पर्दा है जो उड़ रहा है, और वो एकदम से पर्दा हटाती है और उसको एकदम से कोई दिखता है, उसकी चीख निकल जाती है, और वो फिर देखती है कि पर्दे के पीछे एक आईना था और उसको खुद अपनी तस्वीर अपनी रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब दिखाया गया है, पर फिर भी उसकी चीख निकल जाती है, और वहां वो ह्यूमर आ जाता है। और उसके पीछे जो खड़ा है शायद कैरेक्टर, वो कहता है कि तुम हो ही इतनी डरावनी कि अपना फेस देख के तुम्हारी चीख निकल गई। तो वहां उस सस्पेंस सीन में भी आप ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की चीज Yes, आप ma'am. बिल्डअप, उसको कहते हैं बिल्डअप। आप धीरे धीरे बिल्डअप करिए कि कैसे कैसे वो अंदर घुसती जा रही है। और किसी भी घर में या जैसा भी सस्पेंस हो, लड़का जो है लड़की के पिता से मिलने आ रहा है और बार बार उठ के खड़ा होता है जैसे ही दरवाजे पे कोई आहट होती, लेकिन कोई आया नहीं है, और जब वो चैन से बैठ जाता है, चाय ऊपर लेने के लिए कप उठाता है, उसी समय लड़की के पिताजी आ जाते हैं और उसके हाथ से चाय का प्याला छूट जाता है। तो ये Yes, जो ma'am. होता है ना, दिस इज द वे यू बिल्ड अप एंड दैट इज द वे यू काइंड ऑफ क्रिएट अ लिटिल ह्यूमर इन एवरी सस्पेंस सीन आल्सो। मैम बहुत ही अच्छा समझाया आपने, बहुत ही आसानी से समझ आया। सर जी, मेरा अगला सवाल
तो शायद आपने बता दिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जानना चाहता हूँ कि कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? करेक्टर्स जो होने चाहिए वो बहुआयामी होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी गुस्सा ही गुस्सा करता है। हर आदमी, रावण भी हंसता है, देखा मैंने। रावण भी दुखी होता है, सॉरी हाँ। इसी तरह से राम भी रोते हैं, राम भी बहादुरी दिखाते हैं। सीता के हरण के बाद वो विलाप करते हैं। तो हर आदमी मल्टी डायमेंशनल होता है, कई आयाम होते हैं, हर चेहरे में छिपे होते हैं हजारों चेहरे। तो ऐसे करेक्टर बनाइए, नहीं तो वन डायमेंशनल करेक्टर हमारे ज्यादातर कमर्शियल सिनेमा में होते हैं, कोई उनमें डेप्थ नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता, लकीर के फकीर की तरह चले जाते हैं। तो अच्छे करेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, और कुछ अगर वो कह सके बात, सारी करेक्टर कुछ बात कह सके, हर करेक्टर का इंपॉर्टेंस होना चाहिए कहानी में, ये करेक्टर क्यों है यहाँ। शेक्सपियर के नाटकों में एक अगर पहरेदार भी है तो उसका इम्पोर्टेंट करेक्टर है, तभी वो दिखाया गया है। तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए हर करेक्टर, फालतू के करेक्टर नहीं होना चाहिए फिल्म में। और करेक्टर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो भी करेक्टर हिट हुए हैं उनको आप याद करिए कि हिंदी सिनेमा में कौन कौन से करेक्टर बड़े हिट हुए हैं। दोस्ती के विलेन, हीरो, ललिता पवार, ऐसे प्राण, जीवन, कन्हैया लाल, याद करिए कि करेक्टर कैसे कैसे अच्छे बनाए गए हैं हमारे यहाँ, और कैसे उनको अभिनेताओं ने अभिनीत किया है। नसीरुद्दीन शाह की फिल्में देखिए आप, ओमपुरी की देखिए, तो उसको आपको पता चलेगा करेक्टर कैसे होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है जो कि मैं अपनी सब फिल्मों के लिए करती हूँ। मैं अपने सब कैरेक्टर्स की बायोग्राफी लिखती हूँ। तो मैं उसमें वो भी चीजें लिखती हूँ जो फिल्म में कभी नहीं आने वाली है, कि इसका बचपन कहाँ गुजरा, ये कौन से स्कूल में गया था, कौन से कॉलेज में था, कौन से सब्जेक्ट लिए थे इसने, इसकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, इसका फेवरेट फिल्म स्टार कौन सा है, और कैसी म्यूजिक ये सुनता है, और इस तरह की सारी चीजें। यहाँ तक कि दादा हमारे प्रदीप सरकार हंसते थे कि अगर आधी रात को भी रेखा को उठा दो और उससे पूछो कि ये कैरेक्टर टूथपेस्ट कौन सा यूज करता है, तो रेखा को पता होगा। तो ये जो है एक कैरेक्टर्स को बिल्कुल अंदर तक समझ लेना। उसके बाद जो आपने पहले सवाल पूछे ना कैरेक्टर डायलॉग वगैरह के बारे में, वो बहुत आसान हो जाते हैं जब आपने कैरेक्टर को बिल्कुल आपाद मस्तक अंदर तक समझ लिया है। तो फिर आपके लिए उस कैरेक्टर का डायलॉग लिखना, कैरेक्टर का सीन लिखना, कैरेक्टर के कपड़े सजेस्ट करना, कैरेक्टर की कास्टिंग सजेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो हर एक को बहुत मेहनत से अपनी पूरी कैरेक्टर बायोग्राफी लिखनी चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें उसमें लिखी रहें, और उसके बाद फिर काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को खुद एक पर्सन की तरह जान जाइए, कि आपको पता है कि अगर कि किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में आपका कैरेक्टर आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे अरे छुटकी कहाँ थी तुम। वो आपको इतना ज्यादा पहचानना चाहिए अपने कैरेक्टर को। तो ये जब आप मेहनत करेंगे ना कैरेक्टर्स के ऊपर, तो बाकी चीजें आपके लिए बड़ी सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि रियल लोग जो होते हैं असली जिंदगी में, उनमें तो ग्रे शेड्स होते हैं। आपकी वही बुआ जी जो आपको बहुत डांटती थी, बहुत मारती थी बचपन में, लेकिन वही आपके लिए इतना अच्छा अचार बनाती थी कि जो आप भूले नहीं कभी। तो ये इस तरह की हर एक कैरेक्टर में होता है, माँ बाप के साथ भी यही चीजें होती हैं, हर एक में ग्रे शेड्स होती हैं। और जब आप कैरेक्टर बायोग्राफी पूरी तरह लिखेंगे तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अरे हाँ, ये तो वहां पढ़ा हुआ है, तो ये ऐसे बोलेगा, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है तो इसके विचार ऐसे होंगे, ये जेएनयू में पढ़ी हुई लड़की है तो इसमें ऐसी बोल्डनेस रहेगी, और ये लड़की तो म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ी हुई है तो इसको असली जिंदगी का पूरा रस पता है, इसको छोटी से छोटी चीज पता है कि बंबई की सड़कों की जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि ये लड़की म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ी है, इसको असली जिंदगी का पता है। तो इस तरह से हम लोग सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी बायोग्राफी लिखने के बाद उनको बहुत अच्छी तरह से खुद समझ सकते हैं और उनको पर्दे पे भी अच्छे से उतार सकते हैं। करेक्टर का इंटीरियर क्या है, करेक्टर एक्सटीरियर क्या है, उसका बाहरी रूप क्या है, अंदरूनी रूप क्या है, ये सब आपको
बताया भी था मैंने पहले क्लासेस में, बिल्कुल। हाँ बताइए है सर। ना। हाँ और ये हाँ, वैसे वो तो अभी एक्चुअली फिल्म राइटिंग ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और एक डेढ़ घंटे में ये सारी चीजें होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। जितना भी इसके ऊपर रिसर्च करे, खोजे, तो उतना ही बहुत कम होता है सीखने के लिए। और हमारे पास अभी सिर्फ आखिरी 10 मिनट है, और 10 मिनट के लिए सिर्फ हम 2 सवाल लेंगे जो 5-5 मिनट में हमें खत्म करने हैं। तो सबसे एक इसी में से एक इम्पोर्टेंट सवाल था कि रिसर्च करना कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसे करें? रिसर्च मेरे ख्याल से, मैं तो रिसर्च किए बिना कोई भी फिल्म नहीं लिखता। बिल्कुल। मैं कई फिल्में छोड़ देता हूँ। अगर वो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने मुझे पाकिस्तान का एक सब्जेक्ट दिया तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वहां रहूंगा 10 दिन। तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है जाने की। मैं कहा मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता, टीवी और इससे देखता हूँ मैं, तो मैं नहीं उसको लिख सकता वैसा, या गदर फिल्म जैसा नहीं लिख सकता मैं। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि नहीं, पाकिस्तान नहीं जाने का खर्चा अफोर्ड करते हम। तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। मैं एक फिल्म के लिए मैं डाकुओं से मिलने गया था, सच्ची के डाकू, गौरी यादव, बलखड़िया। सुधीर मिश्रा की एक फिल्म लिख रहा था जो नहीं बनी, उससे मैं नक्सलियों से मिलके आया बस्तर में, जिन्होंने कई लोगों को किडनैप किया था, कई लोगों को मार डाला था। तो रिसर्च, इसीलिए मैं कहता ना, रोनू मंडल के उसमें तुम जाओ रिसर्च करने। मैं अभी पिछले साल से 1 साल से हाँ। संजय लीला बंसाली के लिए एक नेटफ्लिक्स की सीरीज लिख रही थी, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के ऊपर थी। और ये चीज मुझे भी मुमकिन नहीं थी कि मैं जाकर पाकिस्तान वगैरह में कुछ देख लूं। वैसे भी 100 साल पुरानी कहानी है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ कैमरे से, अगर आपको दिखे तो। सारी किताबें आपने पता नहीं देखी कि नहीं, कि 100 से ज्यादा किताबें खरीदी उस समय की। सारा मंटो, इस्मत चुगताई, कृष्णा सोबती, जो लोग भी लिखते थे उस समय का, वो सारा घोट के पी डाला, सिर्फ इसलिए कि कुछ ऑथेंटिसिटी आए। हालांकि सारे डायरेक्टर्स उतनी ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये कि आपकी कहानी है, आपकी फिल्म है, आपके कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ये भी एक सवाल है कि उनको फिर कौन जानेगा, आपको ही तो जानना है। तो रिसर्च के लिए जितना समय लेना है लीजिए, जितने पैसे खर्च करने करिए। मैंने तो अपने सारे पैसे ये अपने आप खर्च किए। करीब 14-15 हजार की किताबें हैं, काफी यहाँ पीछे रखी हैं, काफी सामने रखी हैं। वो इसलिए इंग्लिश की, हिंदी की, ईरानी राइटर, अफगानी राइटर, सबकी लिख कर, कि उस समय का जो सिनेरियो था वो क्या था, लोग बोलते थे तो कैसे बोलते थे, लोग कपड़े कैसे पहनते थे, लोग खाते क्या थे, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज थी उस समय की। तो ये मेहनत जो है ना, ये कोई बेकार नहीं जाती। अगर फिल्म नहीं भी बनी, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं बवंडर लिख रहा था तो डायरेक्टर थे जगमोहन मुंदड़ा। उन्होंने मुझे इतना सारा रिसर्च पेपर थमाया। उन्होंने कहा कि इसमें हर बात है भौरी देवी के बारे में। तो मैंने कहा पर मैं भौरी देवी से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं मिल सकते, क्योंकि एनजीओ काम कर रहे हैं उसके साथ, वो पैसा नाप शनाप मांगने लगेंगे, हमारी फिल्म रुक जाएगी। तो मैं कहा फिर मैं छद्म नाम से जाके मिलूंगा। तो मैं भौरी देवी के गांव पहुंचा और मैं उसके घर गया और मैंने उससे बातचीत, उसकी कहानी सुनी। उसके पति के सामने रेप हुआ था उसका, तो उसकी पति से भी सुना मैंने, उसके बच्चों का क्या हालत थी उन दिनों, उनके बच्चों से सुना मैंने, और आके मैंने वो फिल्म लिखी, जो मुझे इतने रिसर्च पेपर में नहीं मिला था, जिसमें हर चीज है। जगमोहन मुंदड़ा ने बोला था, कोर्ट केस की एक एक दिन की फाइल, सब कुछ है। मैंने वो सब पढ़ा था। पर जो फिल्म में बात अच्छी लगती है, वो सिर्फ वही अच्छी लगती है जो भौरी देवी ने बोला था, जो उसके पति ने बोला था, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया था। सिर्फ वही प्रभावित करता है, मेरा लिखा भी बाकी प्रभावित नहीं करता। और उन 10 डायलॉग की वजह से फिल्म अच्छी लगती है, फिल्म लोगों को पसंद आती है। तो ये बिना रिसर्च किए आप घर में बैठ के फिल्म नहीं लिख सकते। बिल्कुल। मैं अभी जा रहा हूँ अगले हफ्ते एक रिसर्च के लिए, जिसमें मैं पूरे बुंदेलखंड का रिसर्च करके आऊंगा 15-20 दिन में, एक फिल्म के लिए।
क्योंकि मैं जानता नहीं ज्यादा। आप कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते, मैं कुछ नहीं जानता। दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल उसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर वो खुशी वाली में कहानी लिख रहा होता, गरीब भिखारीन वाला जो तुम लिख रही हो, तो यस तुमने उसको देखा था ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो दोबारा देखो उसको, जाके उसके घर जाओ, उसका पीछा करो, उसके बच्चे से बात करो, तब तुमको कहानी में तुम्हारी जान आएगी। यस सर, मैंने देखा था सर, उसका बच्चा थोड़ा 1 साल का था और वो सोया था और वो दूध, ऐसे दूध का बोतल होता है ना सर, तो हाँ ऐसे करके सबसे भीख मांग रही थी। हाँ तो वही मेरे दिमाग में आया कि भगवान ने इसको पैर हाथ दिए हैं, तो काम काम करना चाहिए किसी के घर जाकर। यहाँ हाँ। भीख क्यों मांग रहे हैं ऐसे? अगर तो तुम उसके उसके घर जाओ, दोबारा मिलो उससे, उससे बात करो कि भीख क्यों मांग रही है तू, ऐसा तो तुमको कहानी मिलेगी। नहीं तो तुम्हारी कहानी काल्पनिक होगी, एक यथार्थवादी सब्जेक्ट पे, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारी बिल्कुल जानकारी अधूरी है। यस बिल्कुल, जानकारी हो तो बहुत अच्छी तरह से लिख हाँ सकते हाँ हो। सर, एक ऑडियंस में से भी सवाल है और हमने भी वो उठाया था कि कोई भी नॉवेल हो या कोई कथा हो, या कादम्बरी का कोई भी एक हिस्सा हो या फिर कोई एक कविता हो, जी। तो उसको जब हम थिएटर में एडेप्टेशन करते या किसी फिल्म में एडेप्टेशन लिखने में करते, तो वो करते वक्त कौन सी वो चीजें इंपॉर्टेंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा विषय है, पर इसमें जो संक्षिप्त में 2 मिनट में मैं कह सकता हूँ, 2 मिनट में बिल्कुल रेखा जी बोल लेंगी। बिल्कुल इसमें क्या है कि आप किसी भी नॉवेल को अडॉप्ट करें, तो उसको पहले तो आप 5, 7, 10 बार पढ़िए, फिर उसको भूल जाइए और अपने ढंग से लिखिए उसको सिनेमा के रूप में। वही कहानी जो उसमें जो कुछ भी अच्छा है वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, उसको डाइजेस्ट कर लीजिए, पचा लीजिए, फिर आप अपना स्क्रीन प्ले लिखिए जो उस कहानी पे आधारित होगा, मगर उसकी नकल नहीं होगी। आप अपने ढंग से स्टार्ट कीजिए, अपने ढंग से एंड कीजिए। मैं उसका एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि मैंने खुद अडैप्ट किया है कि शरद चंद्र जी की अमर अजर कृति थी परिणीता, हाँ जो मैं बहुत बचपन में पढ़ चुकी थी। 1931 में लिखी कहानी थी और उसपे वो बंगला में भी फिल्म बन चुकी थी और 3 बार हिंदी में बन चुकी थी। एक संजोग नाम से, एक अशोक कुमार, मीना कुमारी की परिणीता, ऐसे बहुत कुछ बन चुका था। तो अब मैं किस तरह से उस कहानी को कहूं कि वो नई कहानी बने? तो जो मैंने शुरू में कहा था कि कहानी का सार तत्व मुझे लेना था और उसके बाद मुझे ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म बनानी थी जो मेरे बच्चे भी देखें, क्योंकि मेरे बच्चे उस समय टीनेजर्स थे। तो मैंने कहा कि अगर टीनेजर्स इसको नहीं देखेंगे, अगर यंग लोग नहीं देखेंगे, तो हम तो बड़े खुश हो जाएंगे कि हमने शरद चंद्र की कहानी पे बना लिया, लेकिन देखने कोई नहीं आएगा। तो इसलिए 1931 की कहानी को लेकर और उसको किसी भी पुरानी परिणीता से अडॉप्ट ना करके उसकी बिल्कुल नई कहानी बना ली, उसका सार तत्व लेकर, और उसमें उस कहानी को मैंने 1962 में रखा। और 1962 में क्यों रखा? क्योंकि उसको 2000 में नहीं रख सकते थे जब मैं लिख रही थी कहानी, क्योंकि वैसा प्यार ही नहीं होता है। जैसा प्यार और जैसा रिलेशनशिप दिखाया वो तो हो ही नहीं सकता था, करेक्ट। तो दिखाना तो पुराने समय में। लेकिन 1931 की परिणीता तो बिल्कुल उसकी नौकरानी की तरह थी कि वो आकर उसका कमरा साफ कर देती थी और चुपचाप उसको प्यार करती थी। और कहीं गुड्डे गुड़िया की शादी हुई, उसमें उसने मान लिया कि मेरी भी शादी हो गई। तो वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते आजकल के यंग लोग। तो उसको 1962 में करके, और जो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य से निकला हुआ इंडिया, बिल्कुल नया नया आजाद हुआ इंडिया, जिसमें अमीर लोग वैसे ही ब्रिटिश टाइप के कपड़े पहनते थे, वैसे रहते थे, तो वो सुंदर भी लगे देखने में। फिर म्यूजिक भी ले लिया उसमें कि म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो, और वो जो ललिता है वो उसके लिए गाने लिखती है। और इस तरह से पूरा नया लेकर कि उसका घर उनको इसलिए चाहिए क्योंकि वो लोग वहां हेरिटेज होटल बनाने वाले हैं, ये भी आइडिया लेकर। क्योंकि आजकल ये बहुत फैशन बन गया है कि पुरानी हवेली लेकर उसको हेरिटेज होटल बना दो। तो ये सारे नए एलिमेंट्स लेकर उस पुरानी कहानी को उसी तरह कहकर, और जैसे कि वो नए ढंग से कहकर, और जैसे कि वो उसमें सिर्फ गुड्डे गुड़िया माला बदल रहे हैं तो वो लोग उसको शादी समझ लेते हैं, उस पोर्शन को भी मैंने बहुत ही क्लेवरली ऐसे किया कि वो अपनी चेन ढूंढ रहा है और चेन उसको मिल नहीं रही है, और वहां दूसरी शादी हो रही जहां से मंत्रोच्चार हो रहा है, दोनों के अंदर प्यार उमड़ रहा है,
और वो चेन जो है कहती ये लो तुम्हारी चेन, और वो उसको देने की जगह उसके गले में पहना देती है, और वो उसी चेन को निकाल कर इसके गले में पहना देता है, और ये होता है वो माला बदल, जिसकी वजह से वो अपने को परिणीता यानी मैरिड समझती है जिंदगी भर। तो इस तरह से नए नए डिवाइसेस लेकर, कहानी वही थी, और शरद चंद्र के महिला किरदार और सब कुछ तो थे ही इतने जादूगर, जादू जैसे जादुई, और वो सब लेकर और बिल्कुल नई कहानी गढ़ी। तो सबसे पहले आप एक नाटक का, एक उपन्यास का, एक कहानी का सार तत्व 2-4 लाइनों में लिख लीजिए, और फिर उसको नए, जैसा सर ने कहा कि उसको पूरा पचा कर और फिर नए ढंग से आप लिखिए। अगर उसको नई आवाज नहीं मिलेगी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे आजकल ये वरुण धवन की कुली नंबर 1 आई, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो कुली नंबर 1 एक बार बन चुकी, उसको वैसे का वैसा आपने छाप दिया, तो आपने क्या कमाल किया। जब Yes, आप ma'am. एक पुरानी कहानी को लेकर फ्रॉम द नॉवेल और आप नए ढंग से कहते हैं, तब वो आपकी अपनी हो जाती है, तब वो नई हो जाती है, उसको नए दर्शक मिल जाते हैं। और एक चीज और याद रखिए कि उपन्यास या कहानी आप फिल्म में ले जा रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो राइटर की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए उसको देखने के बाद। करेक्ट, बिल्कुल सही, यार ये क्या बना दिया मेरी कहानी पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा सही। नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल रखिए, भले आप जो भी परिवर्तन करिए, राइटर को लगना चाहिए कि वाह ये हाँ, क्या बढ़िया खुशी ने मेरी कहानी को बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस ये नहीं कि क्या खराब बना दिया प्रिंस ने मेरी कहानी को, यार ये प्रिंस कुछ नहीं जानता लिखना, सही, ऐसा नहीं होना। उसकी आत्मा को रखिए, राइटर खुश रहे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जाते जाते आखिरी 2 मिनट में आखिरी एक चैट बॉक्स में सवाल आया है जो देवर्षि ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि ये आखिरी जाते जाते शायद इसके बारे में कुछ बातें हुई होगी। प्लॉट और सब प्लॉट एक साथ साथ चलते हैं, तो उसने एक ये प्लॉट और सब प्लॉट कैसे डेवलप करते हैं। और जैसे कि वेलकम टू सज्जनपुर में 7-8 सब प्लॉट एक साथ चलते हैं, तो वो थोड़ा सा 1-2 मिनट में अगर रेखा मैम और जी। अशोक जी आप अगर समझाते हैं, तो इस सवाल का जवाब लेके फिर इस सेशन को एंड करते हैं। तो प्लॉट और सब प्लॉट में यही होता है कि एक मुख्य कहानी होती है और कुछ अन्य कहानियां आसपास बिखरी होती हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जैसे मुख्य कहानी, पर वो भी चल रही है साथ में, क्योंकि वही तो कॉम्प्लेक्सिटी देती है ना पूरी स्क्रिप्ट को, वरना कहानी एक ही ढंग से चलती रहे तो कुछ मजा नहीं है। जैसे दीवार आप देखें तो दीवार में एक तरफ अब अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो सेंटर स्टेज है कि उसका गुस्सा, उसका आक्रोश, उसका उसका कैसे वो अपराध जगत में उतर गया वगैरह चल रहा है। दूसरी तरफ उसके भाई की जिंदगी चल रही कि जो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, उसका एक लड़की से प्यार हो गया, वो एक सब प्लॉट है जो चल रहा है। त्रिशूल भी देख लीजिए या कोई भी बड़ी फिल्में देख लीजिए, हमेशा दूसरे कैरेक्टर्स की भी कहानी होती है, सब प्लॉट, जो कि फिल्म को और रिच बनाते हैं, उसको और कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, उसको जिंदगी के करीब बनाते हैं, जिसमें सारे कैरेक्टर्स को जगह मिले और कहानी और रोचक और दिलचस्प बन जाए। मेरा ये मानना। बिल्कुल। अशोक जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट आपने सुना होगा ना कि इगतपुरी में प्लॉट खरीदो या पंचगनी में प्लॉट खरीदो। तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट एक जमीन का टुकड़ा होता है। ऐसे फिल्म में प्लॉट होता है एक, जिसका सब प्लॉट होते हैं। सब प्लॉट क्या होता है? उसी में कौन घर कहाँ पे बनेगा, कौन किस तरह से कलर किया जाएगा, उसको किस तरह का काम होगा, उसमें सब उसी के हिस्सा है, उसी प्लॉट के। कॉलोनी पूरी उसी की हिस्सा है। तो एक कहानी से जो एक मेन मुख्य कहानी होती है वो उसका प्लॉट होता है। उसमें जो बाकी कैरेक्टर होते हैं, सब टेक्स्ट, सब ट्रैक होते हैं, जो ट्रैक चलते हैं ना कई सारे, तो कौन कौन से ट्रैक हैं। जैसे वेलकम टू सज्जनपुर के बारे में सचिन जी ने जो कहा, उसमें कई कई सारे कहानियां हैं। उसमें 3 प्रेम कहानियां एक साथ चल रही हैं। लोग यहाँ एक ही प्रेम कहानी नहीं लिख पाते फिल्म में, मैंने उसमें 3 प्रेम कहानी लिखी है। तीनों बराबर वजन से चल रही है और तीनों केंद्रीय पात्र के साथ मिली जुली हैं। सबका केंद्रीय पात्र के साथ सारे पात्रों का रिश्ता है। केंद्रीय पात्र जो हीरो है वो सबकी जिंदगी का पार्ट है, तो वो सब प्लॉट है। ऐसे ही वेल्डन अब्बा में आप देखिए, बमन ईरानी एक ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, उसका भाई बहुत ही बुरा है, उसका ठीक अपोजिट है, दोनों जुड़वा भाई है। उनका एक अपना ट्रैक चलता रहता है, एक पुलिस वालों की कहानी चलती रहती है, मगर सब बमन ईरानी की कहानी में चल रहा है।
तो मेरे ख्याल से संक्षेप में इतना ही है, जो बिल्कुल, थैंक यू। टाइम भी हो चुका है। यस, थैंक यू सर। और ये तो इतना बड़ा मौका था हमारे लिए कि आप जैसे लोगों के साथ हम सामने सामने बात कर रहे हैं और इतनी सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपसे बात करने के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट के साथ कभी मौका मिले तो हम फिजिकली किसी वर्कशॉप में किसी लंबे समय के लिए मिलेंगे, ताकि हमारे बच्चों को वो मौका मिले आपसे सीखने का। और हम सिर्फ बच्चे ही नहीं, लेकिन हमारे जैसे कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि आपकी बात सुने, आपके एक्सपीरियंस को सुने, आपके अनुभव को सुने और आपसे गाइडेंस ले, ताकि कुछ कर सकें। तो फ्यूचर में ज़रूर एक फिर से दोबारा हम मिलेंगे, ये आशा करते हुए खुशी को रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की तरफ से रेखा मैम यहाँ पर आए हैं और अशोक जी यहाँ पर आए, तो उनको थैंक यू बोले। खुशी? सर और मैम, मैं और प्रिंस बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर एंड मैम, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया हमें कि हमारे जो मन में जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए। जो भी हमने पूछना था वो सर आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। साथ ही साथ मैं दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो भी हमारे लाइव सेशन में जुड़े। और साथ ही साथ मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें और प्रिंस को इतने बड़े लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सलाम बॉम्बे का। थैंक यू सो मच। मैं व्यक्तिगत रूप से सलाम बॉम्बे फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है हिंदुस्तान में। और मैं संतोष को धन्यवाद देता हूँ, सचिन को धन्यवाद देता हूँ, रूपाली को धन्यवाद देता हूँ कि उतनी लगन से वो इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो उनको नर्चर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। बच्चों को एक डायरेक्शन दे देना और बड़ी ऊंचाई तक ले जाने की मंशा और उस पर कुछ काम कर दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में, कोई छोटी बात नहीं है, एवरेज बात नहीं है। तो मैं इन लोगों को भी, रूपाली जी को, सचिन जी को, इनकी टीम को, वो बच्ची एक जो आती थी वहाँ तुम लोग के इसमें, सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं भी कहना चाहूंगी, तुम सब लोगों को शायद पता ही होगा कि 1992 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो मैंने कैंपेन किया था सलाम बॉम्बे, उसके नाम पर इस संस्था का नाम पड़ा है। और मैं तो जब से संस्था शुरू हुई तब से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। और सचिन ने बात की थी लाइफ से पंगा मत ले यार, पर मैंने और भी गुरु पूर्णिमा की फिल्म वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई हैं, हमेशा से जुड़ी हुई हूँ। मेरे लिए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मेरा परिवार भी है। और सब बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी दोनों फिल्में परिणीता और लागा चुनरी में दाग, उनका पीडीएफ भी है मेरे पास। तो अगर जो बच्चे सीरियसली स्क्रीन राइट को परस्यू करना चाहते हैं, स्क्रीन राइटिंग, और उनको वो स्क्रिप्ट कैसे होती है फाइनल फिल्म की लिखी हुई, कैसे डिस्क्रिप्शन होता है सीन का एक के बाद एक वगैरह, इनको देखना हो उनके साथ वो शेयर किया जा सकता है, वो बच्चे पढ़कर अपना समझ सकते हैं कैसे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैम आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं इन बच्चों तक पहुंचाऊंगा सर ये सारी से। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू खुशी और प्रिंस। दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सो मच सर एंड मैम।